Shakespeare Nama, all about the bard. ट्वेल्थ नाइट, सबसे पहले इस प्ले के टाइटल पे ही आते हैं। ये जो प्ले है ये ट्वेल्थ नाइट नाम दिया गया है। तो कैन एनीवन टेल दैट व्हाई दिस प्ले हैज बीन गिवन द नेम सच काइंड ऑफ नेम ट्वेल्थ नाइट, यानी 12वीं रात। ठीक है, अच्छा, बिफोर दैट वी शुड कम ऑन द जॉनर ऑफ द टेक्स्ट। तो यू शुड नो दैट दिस इज अ कॉमेडी। ठीक है, ये कॉमेडी है। पूरे प्ले में कहीं पर भी कोई ट्रेजेडी हैपन नहीं होती है। ट्रेजेडी है फिजिकल वन नहीं है, आप साइकोलॉजिकल वन ट्रेजेडी कह सकते हैं। मैंने इस प्ले को पढ़ रखा है, तो अगर मैं पूछूं कि साइकोलॉजिकल वन ट्रेजेडी क्या हो सकती है, मतलब इसमें एक ट्रेजेडी दिखाई गई है, फिजिकल तो नहीं है, साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं। एक्चुअली आप पूरे प्ले में हमें अगर देखें तो डेथ तो कोई नहीं हैपन होती है, लेकिन डेथ का थीम जो है वो चारों तरफ घूम रहा है। मतलब बहन भाई दोनों बिछड़ गए हैं और दोनों एक दूसरे को प्ले के एंड तक सोच रहे हैं कि दूसरा मर चुका है ना। तो डेथ तो चारों तरफ है बार बार। फिर इसी तरह कुछ कैरेक्टर हैं जो हमेशा डरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटोनियो नाम का कैरेक्टर, वो हमेशा डरा करता है कि अगर वो इलीरिया में जा रहा है तो ड्यूक से उसे खतरा है, उसकी दुश्मनी है ना। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। थीम तो कॉमेडी तो है, प्योर कॉमेडी है, कोई डेथ नहीं होती है, लेकिन जो डेथ का एक छोटा सा आप कह लीजिए एटमॉस्फेयर है, वो पूरे प्ले में एंड तक बना हुआ है। ठीक है, दुख, रोने की बात। ओलिविया रो रही है। ओलिविया क्यों रो रही है? क्योंकि उसका भाई की डेथ हो गई है और वो उस गम में रो रही है। तो हर कोई डेथ को मोर्न करता हुआ इस प्ले में दिखाई देता है हमें। चलो वो तो बात की बात है। अब हम आप में से जानना चाहेंगे कि ट्वेल्थ नाइट क्यों बोलते हैं। ओके, सो इट वाज परफॉर्म्ड ओके ऑन द ट्वेल्थ नाइट आफ्टर द क्रिसमस। ये एक रीजन हो सकता है और इसीलिए इसको ट्वेल्थ नाइट बोलते हैं। ठीक है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, सोच करिए। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सोचिए, इस प्ले के सोर्सेस क्या है? बड़ा अजीब अजीब सोर्सेस है ना। कोई गूगल विकिपीडिया में सर्च करिए और आप जो है अपने हिसाब से अगर कुछ सोर्सेस हैं तो सोचिए। तो ठीक है, अभी हम और डीप में आके बात करते हैं कि सबसे पहले टाइटल इसलिए बात करना, जो कोई भी प्ले पढ़िए आप जरूर टाइटल सोचिए कि ये टाइटल ऐसा क्यों दिया गया। एक पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाई सच काइंड ऑफ टाइटल ओके हैज बीन गिवन टू द प्ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज द प्ले वाज परफॉर्म्ड ऑन द ट्वेल्थ नाइट of the Christmas. It means that you know that Christmas is on 25th December, then its 12th night will be 5th January. तो यानी ये 5 जनवरी को, कई जगहों पे 6 जनवरी भी दिया रहता है ना, तो उससे परेशान नहीं होना। 5 या 6 जनवरी दोनों में से कोई भी ध्यान रखिए आप। विकिपीडिया में 6 जनवरी है, मैं जिन बुक से पढ़ रहा हूँ वहाँ 5 जनवरी है। 5 जनवरी इज द मोस्ट ओके प्रोमिनेंट आंसर अगर रहता है तो 12th नाइट जो है उस दिन जो है परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, और इसलिए जो है इसको 12th नाइट दिया गया। ठीक है, और उस दिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ठीक है, क्रिश्चियंस का। अभी हम उस पर बाद में बात करते हैं। तो ये आपने जाना। अच्छा, इसकी एक सब टाइटल भी है, व्हाट यू विल, बहुत सही। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना, क्योंकि आपके यूपी पीजीटी में ना केवल इतना ही जान लो तो आपका एक दो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, या ट्वेल्थ नाइट इज द सब व्हाट यू विल द सब टाइटल ऑफ ओके द प्ले, और फिर 4 ऑप्शन दे दिया। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये बन सकता है। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि व्हाई द प्ले हैज बीन गिवन दिस सच काइंड ऑफ टाइटल ट्वेल्थ नाइट। तो 4 ऑप्शन हो सकता है, वो अलग अलग प्रकार से बातें कर सकते हैं। तो उसमें वो ऑप्शन सही होगा कि बिकॉज द प्ले वाज परफॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ये भी हो सकता है द प्ले वाज रिटन। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, की फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, की फैक्ट्स रिलेटेड टू इट, फुल टाइटल एज आई हैव टोल्ड यू और व्हाट यू विल। ओके, रिटन, व्हेन इट वाज रिटन नियरली इन 1601। ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रेट ट्रेजेडीज आती हैं, जो ग्रेट ट्रेजेडीज आपकी आ रही हैं, उसके ठीक पहले, ठीक है, ये लास्ट कॉमेडी थी। ठीक है, यानी जो ग्रेट ट्रेजेडीज आ रही हैं उसके ठीक पहले लिखी जाने वाली ये लास्ट मैच्योर कॉमेडी थी। ठीक है, अच्छी वाली कॉमेडी। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन ये भी आया कि विच प्ले वाज रिटन या विच कॉमेडी वाज रिटन जस्ट बिफोर द ग्रेट ट्रेजेडीज, तो ये है। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट। अच्छा, और कुछ चीजें देखते हैं भाई। प्लेस वेयर रिटन इंग्लैंड सबको पता है। पब्लिश, ये पहली बार पब्लिश फॉर्म में कब आता है, तो ये एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जितने भी एलिजाबेथन प्लेज थे, वो प्लेज कभी भी पब्लिश होने के तरीके से नहीं लिखे जाते थे। उसका मेन पर्पज था परफॉर्मेंस। वो तुरंत, कई बार तो कई ऐसे प्लेज होते थे जो तुरंत बनाए जाते थे, एक हफ्ते में। इस प्ले के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि मात्र 2 वीक में प्ले लिखा गया। ठीक है, उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए। तो मतलब प्ले जल्दी भी लिखे जाते थे, टाइम लेके भी लिखे जाते थे, कमीशन भी किए जाते थे परफॉर्मेंस के लिए, ना कि पब्लिकेशन के लिए। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि प्ले लिख दिया गया, वो जो जिसने लिखा बेचारा, वो ऑथर की भी डेथ हो गई और तब जाके वो प्ले पब्लिश हो रहा है। शेक्सपियर के केस में भी वही चीज है। तो पब्लिकेशन वाज नॉट गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। परफॉर्मेंस वाज द मेन मोटो फॉर राइटिंग एनी प्ले इन एलिजाबेथन टाइम। तो यू शुड हैव दिस इन योर माइंड।
ओके। अब उसके बाद लिटरेरी पीरियड हमेशा याद रखना रेनेसा, इससे रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड। तो ये रेनेसा एलिजाबेथन तो सबको याद है, लेकिन अगर रेनेसा वो होगा, एक बार रेनेसा वाला भी आ चुका है, तो रेनेसा विल बी द करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी आप सभी को मैंने बता ही दिया ये है। अब उसके बाद सेटिंग, तो ये सेटिंग ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द सेटिंग, या इलीरिया इज द सेटिंग ऑफ विच ऑफ द फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो इलीरिया इसकी सेटिंग है। यहीं पे अगर मैं पूछूं, तो अगर आपसे मैं यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन, इसलिए कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं पूछूं एज यू लाइक इट की सेटिंग क्या है। आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि इनके जो कॉमेडीज होते हैं, या फिर रोमांसेस हैं, उनमें उनको कोई ना कोई विशेष कोई स्पेशल सेटिंग दी जाती है, कोई एक स्पेशल अननोन प्लेस पे उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, जहां पे पूरी कहानी चलती है। अगर हमने बोला एज यू लाइक इट, तो तुरंत याद रखना फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, ठीक है। इसी तरह सबको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने टेम्पेस्ट हाल ही में पढ़ा है, ठीक है, उसका देखा आपने किस तरह जो है आइलैंड एक अलग अजीब टाइप का है, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ये सब अलग अलग जो भी कॉमेडीज हैं, रोमांसेस, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक अलग टाइप के आइलैंड पे ये चले जाएंगे और वहीं पे सारी घटनाएं घटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलीरिया है, ये एक इमेजिनरी प्लेस है, लेकिन आप यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उसकी एक मैप देने की कोशिश की गई है कि ये जो है कहीं पर है, ये ठीक है, एड्रियाटिक सी के कोस्ट के पास में है, और ये बिटवीन कंटेम्पोररी क्रोसिया, अल्बानिया एंड मोंटेनाग्रो, ठीक है, ये आसपास में यहीं पे कहीं है, ठीक है, इलीरिया। अच्छा, क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स क्या है? जब वेडिंग हो जाती है वायला एंड ओर्सनो की, फिर सेबास्टियन एंड ओलिविया की, यही क्लाइमैक्स है। फिर इसके बाद स्टोरी एंड की ओर जाने लगती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं, है ना, तो प्रॉब्लम यह है कि सोर्सेस बहुत कम यहाँ पे, जैसे इस पर्टिकुलर जो जहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो सोर्सेस बहुत कम दिखाई दे रहा है। जैसे एक सोर्स इन्होंने दिया है इगानी, ठीक है, और द अननोन वंस, ठीक है, वहां से जो है एक इटालियन कॉमेडी है, वहां से लिया गया है इसके उसको, ठीक है। तो सोर्सेस जब मैं देख रहा था, तो मैं सोर्सेस से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग सोर्सेस बता रहा है, बहुत बढ़िया से जो है वो नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब इसकी हम स्टोरी की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 12th नाइट की स्टोरी जो है शेक्सपियर के ही किसी एक और कॉमेडी से मिलती जुलती है, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी कॉमेडी है जहां पे ट्विंस हैं, जहां पे उस कॉमेडी में भी ट्विंस है। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है, देखेंगे ट्विंस हैं, ठीक है, ये दोनों गायब हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये जो है ट्विंस वहां भी रहते हैं, ठीक है, बाद में उस पर बात करेंगे कभी अगर पढ़ाना होगा तो। और उसकी स्टोरी से सेम मिलता जुलता स्टोरी है, मतलब थोड़ा सा ट्विंस की बात वहां भी की गई है, बाकी स्टोरी तो अलग है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल ही गई है, तो जब मैं कॉमेडी ऑफ एरर आपसे बताऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाऊंगा शेक्सपियर के जैसे जो प्लेज हैं, 15 प्ले तो मैंने डिसाइड किया है आपको खूब बढ़िया से फुल डिटेल विद क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि जो अदर प्लेज हैं मैं उनको भी छोड़ूंगा नहीं, मतलब उनकी समरी बता दूंगा कम से कम। मतलब क्या करूंगा कि जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के, तो हो सकता है कि जितने मेजर मैंने जब पढ़ा लिए, तो मैं क्या करूं, एक दिन में 3-4 प्ले की समरी बता दूं, थोड़ा थोड़ा, तो सबकी समरी बताऊंगा। तो कॉमेडी ऑफ एरर भी छूटने वाला नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसको याद रखना। अभी मैं एक बेसिक फैक्ट यहां से आपको दिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये बेस्ड है, ठीक है, मैंने कमी एक वर्क है, ये रोमन कॉमेडियन प्लॉटस का वर्क है, उस पे बेस्ड है, तो ये याद रखना है। ये जब मैं कॉमेडी ऑफ एरर्स बताऊंगा, तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जो मेजर सोर्सेस हैं उस पर बात करते हैं। चलिए, तो मेजर सोर्सेस की जब हम बात करते हैं, तो बहुत ढेर सारे सोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है यहां से स्टोरी ली गई है, वहां से स्टोरी ली गई है, इतने ढेर सारे सोर्सेस हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 6 मेजर सोर्सेस लेने की कोशिश की है, जो मुझे अलग अलग बुक्स में मिला है। मैं उन सोर्सेस के नाम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, और आप इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये चूंकि अलग अलग मेरे पास नोट्स उन सब में लिखा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं था एक बार इतना जल्दी कंपाइल करना, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको 6 मेजर सोर्सेज जो है वो आपको नोट कर सकते हैं। 6 मेजर सोर्सेस, 6 मेजर सोर्सेस। तो सबसे पहला जो सोर्स है आपका, थोड़ा सा ये सब इटालियन वर्क है, थोड़ा अजीब सी लैंग्वेज में लिखा गया है कुछ, तो आप थोड़ा सा अजीब होगा बोलने में और लिखने में भी। तो देखिए GL है, फिर उसके बाद आप एक स्टॉफी लगाएंगे, और फिर देखिए उसके बाद क्या है, इग्नानेटी, INGANNATI, ठीक है, ये नोट करिए, ये पहला वर्क है, ठीक है। इसका मतलब होता है द डिसीव्ड, ये नोट करना। ये जो है, ये कैसे आया था, ये सबसे पहले ये जो आया था 1537 में, ठीक है, 1537 में आया हुआ है। और ये किसके द्वारा लाया गया है, तो बाई अकेडमी ऑफ द थंडर स्ट्रक, क्या है, थंडर, अब ये कौन सा एकेडमी है थंडर स्ट्रक का, ये तो पता लगाना पड़ेगा। बाय अकेडमी ऑफ द थंडर स्ट्रक, ठीक है, ये इनके द्वारा आया है। और ये कब
पहली बार हुआ था इन सीना, ठीक है, ये सीना कोई प्लेस हो सकता है, तो ये नोट कर लें। ये जो है, ठीक है, ये कोई वर्क है, प्ले है, ठीक है, तो बाय अकेडमी ऑफ थंडर स्ट्रक के द्वारा लाया गया था, पहली बार परफॉर्म हुआ सीना में 1537 में, ठीक है। इसी तरह से एक राइटर हैं जिन्होंने इस नाम का प्ले लिखा है, ठीक है, और वो प्ले जो है वो लगभग थीम ऐसा ही है जो पहले वाले का था, और नेम सेम यही है, सेम नेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका भी मतलब है द डिसीव्ड। अब इसे लिखा किसने है, कोई बता सकता है भाई ये वाला प्ले किसने लिखा? एनीवन? ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, एक निकोलो सेच्ची, नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, निकोलो सेच्ची। तो ये लिखा गया इनके द्वारा, और ये कब हुआ? 1547, ठीक है। तो ये लिखते जाए, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, नोट करते जाएंगे, नोट करने से आपको चीजें याद होती जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, आगे है एल, फिर एपॉस्ट्रोफी लगाना है आपको। इंटरेस्ट, स्पेलिंग है INTERESE, इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। अब ये भी निकोलो सेच्ची ने ही लिखा, बाय निकोलो सेच्ची। तो चलो ये 3 हो गए, नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए, तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जो नेक्स्ट वर्क है वो है द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला, द स्टोरी ऑफ, तो चलो अब ये जो है द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस, एक स्टोरी है अपोलोनियस की, अपोलोनियस एंड सिला इन रिच हिज फेयरवेल। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, रिच हिज फेयरवेल, ठीक है। ये है बहुत बड़ा सा है, टू मिलिट्रिक MILITARIR मिलिट्री प्रोफेशन, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा जो है बड़े बड़े, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उससे लिया गया है, द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन रिच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाई बर्नेबरिच, बोलिए आप, बाई बर्नेबरिच, ठीक है, BARNABRICH, ठीक है। इसका ईयर जो है हमें नहीं मिला है, अगर आपको मिलेगा तो आप नोट कर लेना। ईयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से सोर्सेस है। 1581 नोट कर लो भाई, किसी ने बताया, नोट कर लो 1581, ठीक है। अब नेक्स्ट है द लवर्स ऑफ वायलेटा, द लवर्स के बजाय लव्स है यहाँ पे, द लव्स ऑफ वायलेटा। ये वियोलेटा है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, VIO है, ठीक है, वियोलेटा। इन द फेमस हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। अब पैरिसमस, PARISMUS बाई, ठीक है, इमैनुअल फोर्डे, ये कब आया? 1598, नोट कर लें। द लव्स ऑफ वायलेटा इन द फेमस हिस्ट्री ऑफ पैरिसमस बाय इमैनुअल फोर्डे। हैव यू ऑल नोटेड? ये तमाम सोर्सेस में जो है नहीं थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो है 2 सोर्सेस हैं, ठीक है, और लेटर्स वाले सोर्सेस हैं। 6 पे, यहाँ 6 7 लिख लीजिए अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। एक 6, अ लेटर बाय रोलैंड वाइट, एक लेटर है वहां से। फिर 7 पे आते हैं, और 7 पे है मेरी पैसेज एंड जस्ट बाय सन निकोलस एल स्ट्रेंज, ठीक है। ये टोटल 7 सोर्सेस थे जो मैंने आपको बता दिए। इन सोर्सेस को बस आप ध्यान रखें, बहुत बड़ी बात है आपके PGT की, अब इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दिया, अब मैं GIC को मैं बार बार बोल रहा हूं कि GIC इज आल्सो इन माय मोटो व्हेन एवर आई एम टीचिंग यू एनी टेस्ट, ठीक है, पूरी प्लान के साथ हूं। GIC को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि GIC में अगर आपसे पूछ दिया एक छोटा सा क्वेश्चन कि कमेंट ऑन द सोर्सेस, ओके, सोर्सेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले 12th नाइट,
तो आपको ये सोर्सेज का नाम यदि आप लिख दोगे तो जो आपका एग्जामिनर है वो एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, अगर इतने सोर्सेस आपने लिख दिए तो फिर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं लिख पाएंगे। जो आपके ढेर सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, आप उनके उनके नोट्स को देख लीजिए और उनके उसको देख लीजिए, वो लोग मुश्किल से एक या दो, जो पहला वाला मैंने बताया ना, दूसरा वाला दूसरे नंबर का सिर्फ वो लोग बताते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा। ठीक है, और परफॉर्मेंस की जो बात है, हमने थोड़ी सी बात की है, थोड़ी बात और कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ना ये जो वर्क हैं इनके बारे में भी बात करता हूं कि आप ये जान लो कि ये जो वर्क है इसकी क्या स्टोरी है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन कैरेक्टर की बात करेंगे। तो ये ध्यान दो यहाँ पे, जो आपका पहला वाला है, ठीक है, इसमें क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे ये मेल कर रहा है, कैसे ये मतलब अगर हम कहें कि कनेक्टेड है जो आपका 12th नाइट है या उसकी स्टोरी से मिला जुला है। तो बस इतना ध्यान दो कि जो पहले वाला जो इल है, इनगानटी बोल लीजिए, तो इसमें जो हीरोइन है आपकी, ठीक है, वो क्या है, ये लिलिया है। क्या है, लिलिया। तो इसकी जो हीरोइन है वो है लिलिया। एक मिनट, ये जो पहला वाला आपने देखा, इसकी हीरोइन का नाम है लिलिया। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये डिस्गाइज करती है अपने आप को कैसे, एक यंग बॉय के रूप में। मतलब स्टोरी कैसे मिलेगा ये ध्यान रखना है। तो ये अपने आप को डिस्गाइज करती है हर सेल्फ एज अ यंग बॉय, और ये सर्विस में इंटर करती है फ्लेमिंगो होम सी लव्स। ठीक है, एंड उज इजाबेला ऑन हिज बिहाफ हु फॉल्स इन लव विद हर। तो मतलब लगभग सेम वैसा स्टोरी है। सारे कैरेक्टर को याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखो कि लिलिया जो है इसकी हीरोइन है, और ये भी सेम वैसे जैसे 12th नाइट की स्टोरी है। मतलब आप कह लीजिए 12th नाइट की स्टोरी इस पे बेस है। तो इसमें भी हीरोइन डिस्गाइज फॉर्म में रहती है एक बॉय के रूप में, और अपने जो है जिससे प्यार करती है उसके लिए चूज करने की कोशिश करती है। तो ये चूज करने की कोशिश कर रही है ना, और चूज किसके लिए करने की, फ्लैमिनो। अब ये मैं सारे कैरेक्टर का नाम यहाँ लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक कैरेक्टर है, जैसे वहां पे ऑर्सिनो है वैसे ही एक कैरेक्टर है फ्लैमिनो। ठीक है, इनके लिए, ठीक है, इनके लिए सर्विस करती है, और इन्हीं के लिए एक दूसरी जो है किसी को चुनने की कोशिश करती हैं, और वो कौन है, इजाबेला। ठीक है, जैसे अगर आप प्ले, हमारा जो 12th नाइट है उस प्ले में आप देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन है वायला, वो ड्यूक ऑर्सिनो के लिए किसी को ओलिविया को चुनने जाती है। ठीक है, उसका सपोर्ट हासिल करने जाती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, और जबकि ये खुद प्यार करती है ड्यूक ऑर्सिनो से। तो अभी ठीक है, तो ये सेम वैसी स्टोरी है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद से इसमें सॉलिलिक्विड वगैरह बहुत ढेर सारा दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता मुझे इतना बताने की जरूरत है, मेरे को बहुत डिटेल में है सारे प्लेज का पूरा जो कहानी है, तो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें लिलिया का एक सॉलिलिक्विड भी मेरे पास है जो सेम वायला की तरह बोलती है। ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं अभी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये कैरेक्टर है, सेम वही स्टोरी है। फिर दूसरा वाला जो आते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या है भाई। इसमें क्या है कि ट्विन ब्रदर की कहानी है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर की। और यहाँ पे जो सिस्टर का नाम है, जो गर्ल का नाम है, वो है ग्विन, वो है जिनेवरा। अब इसे गिनेवरा पढ़िए बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा, गिनेवरा। ये है कैरेक्टर, आप नोट कर सकते हैं, कम से कम मेजर कैरेक्टर के नाम नोट कर लें ताकि आप स्टोरी को कनेक्ट कर पाए, है ना। तो ये गिनेवरा है, ठीक है, जो सिस्टर का नाम है। और ये अपने आप को डिस्गाइज कैसे करती है, किस फॉर्म में, नेम भी लिख लें। ये अपने आप को डिस्गाइज करती है रुबर्टो के रूप में, RUBERTO। तो ये अपने आप को रिबर्टो के रूप में डिस्गाइज करती है। और चूंकि ये शुरू के ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जान लो। अब ये रिबर्टो के रूप में अपने आप को डिस्गाइज कर रही है, और ये किसको सर्व कर रही है, कोई बता सकता है किसको सर्व कर रही है? क्योंकि ये वाला प्ले अक्सर पूछता है और हर जगह ये प्ले दिया हुआ है। तो ये सर्व किसको करती है? जैसे ओर्सिनो को करती है वायला, लिलिया करती है फ्लेमिनियो को, तो ये यहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म में रिबर्टो के सर्व करेगी कॉस्टैंजो को। किसको? कॉस्टैंजो। नोट कर लेंगे आप। तो ये किसको कर रही है? जिनेवरा रोबर्टो के डिस्गाइज फॉर्म में है, मेल डिस्गाइज फॉर्म में है, और ये कॉस्टेंजो को सर्व करती है। ठीक है, और फिर उसी के लिए जो है, ठीक है, एक लड़की को सेलेक्ट करने जाती है। ठीक है, बस। तो क्लियर है सभी को? तो ये कुछ मेजर मैंने दिए, और इसके बाद अब जितना है, जैसे इसके बाद जो तीसरा वाला है, ठीक है, एल इन इंटरेस्ट। ठीक है, यहां भी क्या है, एक टॉक है, ठीक है, जिसमें लिलिया जो है डिस्गाइज फॉर्म में है, लड़ने जाती है। तो लिलिया नाम का ही कैरेक्टर इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है अपोलोनियस एंड सिल्विया, उस पर चलते हैं। बस एक और बता दें, फिर सबका इंपॉर्टेंस नहीं है, बढ़ते हैं। और एक और बस आपको स्टोरी ऑफ अपोलोनियस में बता देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी ऑफ अपोलोनियस में जानिए कि कौन कौन है दो ट्विंस। तो ट्विन का नाम है सिल्वियो एंड सिला। तो यहाँ की जो स्टोरी है, इसमें ट्विंस यहाँ भी हैं, और यहाँ पे ट्विंस कौन है, ध्यान करें आप, सिल्वियो एंड सिल्ला। ठीक है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे नोट करें। अब इसका काफी मेरे पास आर्गुमेंट है बड़ा सा, मुझे जरूरत नहीं आपको यहाँ बताने की। ठीक है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर शायद पढ़ाता तो बता देता, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ये।
तो आपने नोट कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये 4 मेजर थे जिसका मैंने बता दिया है, और बाकी का सिर्फ नाम याद रखिए आप, करेक्टर के नाम यहाँ मैंने बता दिए हैं बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ समझने के बाद नहीं थी, तो सब एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम बात करते हैं कि ये जो 12th नाइट है, ये होता क्या है 12th नाइट वाले दिन। ये जो 12th नाइट है, इस दिन जो है क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। अब ये जो 12th नाइट है, ये जो फेस्टिवल है, इसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फीस्ट ऑफ मिस रूल। क्या बोलते हैं? फीस्ट ऑफ मिस रूल। अब ये मिस रूल क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर। तो अगर हम 12th नाइट की बात करें तो 12th नाइट, okay, on the 12th night there is a festival and that particular festival is known as the feast of मिस रूल, ठीक है। यहाँ पे एक दावत होती है और उसको मिस रूल बोला जा रहा है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, 12th नाइट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम एन इंग्लिश हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 5 एंड दैट इज सो कॉल्ड 12th नाइट ऑफ क्रिसमस, ठीक है। तो ये 12th नाइट ऑफ क्रिसमस है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? द ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ एपिफैनी। क्या है? द ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ एपिफैनी। अब ये एपिफैनी क्या है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? नेट वाले बच्चे ज्यादा बताएंगे। एपिफैनी, एपिफैनी आप जानते हैं, जब आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल पढ़ते हैं तो एपिफैनी का वहां पे जिक्र आता है, ठीक है। ये एपिफैनी क्या है? क्या आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? तो ठीक है, मतलब एक बेसिक चीज आप ध्यान रखिए कि आप जो है, मतलब सडन आपके अंदर कोई फीलिंग, जैसे कोई सुपर नेचुरल बीइंग, सुपर नेचुरल या फिर कोई रिलीजियस या डिवाइन आपके अंदर जो है रियलाइजेशन होने की बात होती है, ठीक है, वो है एपिफैनी। अचानक कोई इंसिडेंट हो, कोई घटना हो, ठीक है, और उसकी वजह से जो सडन रियलाइजेशन अपना होता है अपने अंदर, आप एक बहुत बड़ा चेंज पाते हैं। जैसे जेम्स जॉयस का जो कैरेक्टर है, वो अचानक घूम रहा होता है और अचानक उसे कोई एक एंजल टाइप की लड़की दिखाई देती है, और उसको देख के जो है उसके अंदर एक सडन चेंज आ जाता है, फिर वो अपने लाइफ को जीने का तरीका बदल देता है। तो फिलहाल हम वहां उस स्टोरी को तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से हमारा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यहाँ पे फीस्ट ऑफ एपिफेनी का मतलब यहाँ पे है कि डिवाइन रियलाइजेशन की बात हो रही है। हो सकता है कि 12th नाइट का वो डे है, मुझे पूरी कहानी नहीं पता है, तो फिर कभी बात करेंगे कहानी पे। तो वहां पे उस दिन वो कुछ रियलाइजेशन जो है उससे रिलेटेड हो, कुछ सुपर नेचुरल सुपर बीइंग से, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसके बेस पे करके जो है ये फेस्टिवल को वो लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सडन रेवल्यूशन या फिर रियलाइजेशन, ठीक है, आप बीइंग, आप डिवाइन बीइंग, ठीक है, किसी डिवाइन बीइंग का या किसी गॉडली थिंग का जो है रेवल्यूशन होता है या फिर रियलाइजेशन होता है। तो ये उससे रिलेटेड जो है एक फीस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें भाई। इसमें एक बहुत बड़ी प्रथा है, एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन थोड़ा अजीब टाइप का ट्रेडिशन है, आप सोचे नहीं होंगे। देखते हैं क्या है। 12th नाइट वाज नोन एज द फीस्ट ऑफ मिस रूल। ये मिस रूल फीस्ट ऑफ क्यों बोला जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है, द किंग्स एंड नोबल्स वर टू बी ट्रीटेड एज पीजेंट्स। जो बड़े लोग, जो राजा लोग हैं और जो नोबल्स हैं, उनके मंत्री, उनके जो लॉर्ड्स हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे वो पीजेंट्स हों। पीजेंट्स मतलब जैसे किसान हों, ठीक है। एंड पीजेंट्स एज किंग्स एंड नोबल्स, और पीजेंट्स को हम मानते हैं जैसे वो किंग और नोबल हो। समझ में आ रहा है? तो मामला चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे बोला गया फीस्ट ऑफ मिस रूल। यानी उस दिन क्या होगा कि रूल नहीं, मिस रूल हो रहा है। यानी जो जिनसे हम आशा नहीं करते हैं वो रूल करेंगे, और जो नहीं, जो रूल करते हैं वो उनकी जगह चले जाएंगे। तो इंटरचेंजिंग हो रहा है। जो नॉर्मल पीपल हैं, जो जनरल हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो क्या बन जाएंगे? किंग और नोबल्स का रोल अदा करेंगे, और किंग्स एंड नोबल्स पीजेंट्स का रोल अदा करेंगे। देखते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग भाई होगा ये तो फेस्टिवल। एट द सेंटर ऑफ द 12th नाइट फीस्ट। अब देखो इसमें होता क्या, कैसे कैसे होगा वो ध्यान दो, पूरी प्रक्रिया देखो, प्रोसीडिंग कैसे चलती है। एट द सेंटर ऑफ द 12th नाइट फीस्ट वाज अ लार्ज केक विद अ बीन आर क्वाइन। यानी एक बहुत बड़ा सा केक होगा, और उसमें क्या होगा, एक क्वाइन जो है उसके ऊपर रखा जाएगा, उस केक के ऊपर, ठीक है। उसे बेक किया जाएगा, उसको उसके अंदर पकाया जाएगा, एंड उसको सर्व किया जाएगा जितने भी लोग वहां पे असेंबल्ड होंगे। जब सबको सर्व किया जाएगा, द पर्सन हु स्लाइस ऑफ केक कंटेन्ड इट, मतलब जिस पर्सन के केक में वो कौन सा मिलेगा, वो क्वाइन मिलेगा, वो बीन मिलेगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो किंग बन जाएगा। इट बिकेम किंग। तो वो क्या बन जाएगा, वो किंग बन जाएगा, किंग बीन। उसे हम क्या नाम देंगे, किंग बीन, द क्रिसमस किंग। और वही क्या होगा, द क्रिसमस किंग होगा, या उसी को बोलेंगे लॉर्ड ऑफ मिस रूल। समझ में आ रही है बात आप सभी को? तो यानी एक क्वाइन है, उसको बेक किया जा रहा है केक के साथ, और वो क्वाइन जिसके केक वाले स्लाइस में चला जाएगा, फिर उसको हम किंग बीन या क्रिसमस किंग या लॉर्ड ऑफ मिस रूल बोलेंगे। और कॉमनर, और ये कोई पीजेंट्स होगा, उसको खिलाएंगे, उसकी बात हो रही है। कॉमनर हु वुड टेक द प्लेस ऑफ अ किंग, और वो क्या होगा, एक नॉर्मल सा कॉमन व्यक्ति जो है कि प्लेस लेगा किंग का, इन ऑर्डर टू वॉच ओवर द टॉपसी टर्वी प्रोसीडिंग। टॉपसी टर्वी का मतलब जो बहुत कंफ्यूजिंग हो, अजीब हो। आप लोगों ने बचपन में एक चित्र देखा होगा जिसमें क्या होता है, ऊपर भी चेहरा है, नीचे भी चेहरा है, ठीक है, और चाहे उसे पलट के देख लो ऊपर से, चाहे नीचे से, हर तरफ से आपको आदमी दिखाई देगा। तो ये चीज है। तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग जो प्रोसीडिंग है, वो बहुत अजीबोगरीब है, वो चल रही है, और उसको पूरा जो है उसको एक तरह से प्रेसिडेंट सिर्फ कौन करेगा, वो जो पर्सन जिसको चुना गया है, लॉर्ड ऑफ मिस रूल। तो सबको भाई पता चल गया ये स्टोरी किस तरह है, ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है।
अब ये 2 टाइटल है, टाइटल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरा टाइटल जो है, चूंकि ये फेस्टिवल के ऊपर नाम दे दिया गया था, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो आपको प्लीज करे, व्हाट यू विल का मतलब है कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, दूसरा टाइटल हुआ कि क्या और टाइटल दिया जाए, तो इन्होंने कह दिया भाई उस दिन सब लोग खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, डिसऑर्डर है, ठीक है, तो अब ऑर्डर्ड बात नहीं करेंगे, यानी बोल दिया ठीक है भैया जो आपकी इच्छा करे वो टाइटल दे दो, तो वहीं से बन गया व्हाट यू विल, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं, बस आप इसको याद कर लो, 12th नाइट या फिर व्हाट यू विल। 12th नाइट क्रिसमस के 12th डे में होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो फेस्टिवल का नाम क्या है और किस तरह से, तो अगर वहां पे कहीं आ जाए कि मिस रूल, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, जो हमने अभी बोला फीस्ट ऑफ मिस रूल, ठीक है, ये भी। दूसरा क्या है, फीस्ट ऑफ द एपिफेनी, ये तीनों ये टर्म याद रखना आपको। अगर ये पूछा जाए किस ओकेजन पे हुआ, तो फीस्ट ऑफ एपिफेनी, ऑन द ईव ऑफ फीस्ट ऑफ एपिफेनी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टोरी पे। स्टोरी पे आने से पहले हम कैरेक्टर की बहुत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टर कौन है, बहुत जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कौन है, वायला, ठीक है। वायला आप सभी को पता है कि वायला कौन है, वायला और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सेबास्टियन, ये दोनों ट्विंस हैं, ठीक है। तो वायला एंड सेबास्टियन, ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, ट्विंस हैं, ठीक है, दोनों ट्विंस हैं। और इनका हम देखते हैं कि एक्ट 1 सीन 2 क्या होता है, एक्ट 1 सीन 2 अचानक हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वायला खड़ी मिलती है वहां शिप के कैप्टन के साथ, और इनको ये पता चलता है कि इनका शिप रेक हो चुका है और इनका भाई जो है ड्राउन कर चुका है शी में, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 याद रखना आप सभी को। अब क्या होता है, अब इनको पता है कि ये जो है, जो वायला है, अब ये एक फीमेल है, और इनका सारा जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, बहुत ढेर सारे पैसे थे, वो सब शिप के साथ ही खत्म हो गए हैं। तो ये अपनी जीवन कैसे जिए अपना, कैसे अपनी जीविका चलाएं, और साथ ही साथ इनका भाई भी नहीं है, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि शायद उसकी डेथ हो गई है या कहीं शायद जिंदा हो तो उसको ढूंढना भी है, जो भी है, लेकिन ये अभी तो सूरज मान के चलेंगे डेथ ही हो चुका है। तो अब ये सारी चीजें हैं, अब इनको अपनी जीविका चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये पूछती है कि भाई ये कौन सी जगह है, तो इन्हें पता चलता है ये इलीरिया है। तो फिर ये होता है कि कैसे क्या करें, अपनी जीविका कैसे चलाएं, तो ये कहती हैं भाई, कैप्टन से रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं जो है अब मेल डिस्गाइज में रहूंगी, क्योंकि मेल डिस्गाइज रहने में मैं ज्यादा सेफ हूं, ठीक है। और इस तरह से जो है उसके यहाँ पे एज अ पेज, पेज बॉय, ठीक है, यानी जो भी छोटी छोटी जरूरतें हैं, मैसेज देना, ये सब उससे रिलेटेड जो है ये काम करना चाह रही हैं। तो कैप्टन कहते हैं ठीक है, हम आपको उनके यहाँ आपको नौकरी दिलवा देंगे। तो इस तरह ये यहाँ पे एक डिस्गाइज लेती हैं यूथ बॉय के रूप में, और इस समय इनका डिस्गाइज नेम क्या है, सेजारियो। तो हम कई बार बार सेजारियो बोलेंगे स्टोरी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर हम वायला भी बोल दें तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब वायला है तो उस समय जो है फीमेल है, सेजारियो है तो मेल है, लेकिन जब हम स्टोरी बताएंगे तो कई बार वायला भी लेंगे, तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सेजारियो वायला इंटरचेंजेबल है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं ओर्सिनो की। ओर्सिनो कौन है, ये ड्यूक है वहां का, और रूलर ऑफ इलीरिया है, ठीक है। और ये बिगिनिंग में ही बहुत ज्यादा जो है इनके पास लव है, ठीक है, बहुत ज्यादा लव है किसके प्रति, इस प्ले की जो एक दूसरी हीरोइन कह लीजिए आप, ओलिविया, ठीक है। तो ओलिविया एक बहुत ही वहां पे बहुत ही फेमस और बहुत ही पैसे वाली जो है आप कह सकते हैं कि एक लेडी है वहां पर, ठीक है, उसी में इलीरिया में ही। तो ये उससे बहुत प्यार करते हैं, और ये जो है बहुत मतलब इतना ज्यादा इनके अंदर म्यूजिक लव डूबा हुआ है कि केवल लव की ही बात करते हैं। और यहाँ तक कि ये जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग दूसरा मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन में लव का मेडिटेशन करते हैं, वो उसमें जब कोटेशन आएगा तो आप देखेंगे। तो मतलब ठीक है, मतलब पूरी तरह से ये लव में डूबे हुए हैं, इनको ओलिविया का प्यार चाहिए, और इनको ओलिविया के पास ये अपने कई कैंडिडेट्स को भेजते हैं कि जाओ तुम मेरे लिए उसका हाथ मांग के लाओ, उसे रिक्वेस्ट करो, उसे मनाओ, कहो कि भाई ड्यूक तुम्हें चाहता है और वो शादी करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन ओलिविया जो भी जाता है उसको मना कर देती है, ठीक है। फाइनली कौन जाता है, जब सेजारियो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सेजारियो, तो सेजारियो जाती है नहीं, सेजारियो जाते हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को। अब जब सेजारियो जाते हैं, तो सेजारियो जब जाते हैं तो ओलिविया तैयार हो जाती है? तो तैयार हो जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के लिए कि किसके लिए, अभी तो बहुत बड़ा बड़ा कसम खाई है कि मैं 7 सालों तक किसी के मुंह नहीं देखूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन जैसे सेजारियो जाते हैं फिर ये सब अपना कसम वादे सब तोड़ देती हैं, कसमें वादे, ठीक है। तो हमें कई बार लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ी वाले यहाँ पे काफ़ी कसमें वादे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़, कि हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं ये वो। लेकिन हुआ क्या कि जैसे सेजारियो पहुंचते हैं इनका सब कुछ छूट जाता है, और ये इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाती हैं, उसके स्मार्टनेस से, हैंडसमनेस से, कि ये कहती हैं कि अब तो मुझे मिल गया कोई। और फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं तुम्ही से शादी करूंगी, सपनों का राजकुमार मिल गया। तो ठीक है, तो बड़े बड़े सब वादे जो कसमें इन्होंने खाई थी सब टूट गए दूसरे वाले। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, भाई क्या सेजारियो शादी कर लेगा वायला से? वो तो कर भी नहीं सकता ना, प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मेल है, फीमेल है। अब फीमेल से शादी कैसे करेगी, है ना। तो प्रॉब्लम एक है, लेकिन वो नहीं समझेगी ना, वो उसको तो जो दिखाई दे रहा है वही मानेगी, और वो पूरी तरह से अपने आप को ओपन नहीं कर सकती कि नहीं, क्योंकि उसको जॉब चला जाएगा तो करेगी क्या, है ना। तो इसके सामने बड़ी दिक्कत हो गई है कि ये अब क्या करे। अब ये आई है किसी और के लिए रिश्ता लेके, और इसी का रिश्ता होने जा रहा है, तो ये बहुत पजल्ड है। इसी तरह वहां भक्ति है, अब देखते हैं आगे।
आगे क्या है भाई, ओलिविया। ओलिविया के बारे में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक लाइन में। तो ओलिविया क्या है, अ ब्यूटीफुल नोबल वुमेन है इलीरिया की, बहुत ही ठीक है, फेमस है, ब्यूटीफुल है। और ये बिगिनिंग ऑफ द प्ले में इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है, दो लोगों को, एक तो ऑर्सिनो को ही रिजेक्ट किया है और दूसरे किसको रिजेक्ट किया है, सर एंड्रयू ऑक्चिक, इनको भी रिजेक्ट किया है। अब ये बहुत ही अजीब तरह से रेडिकुलस शूटर है, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये चाहते हैं, ये ओलिविया से शादी करना चाहते हैं, तो इनको भी वो रिजेक्ट कर चुके हैं। यानी दो शूटर हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन दो लोग प्रपोज करने जाते हैं या करवाते हैं, तो ओर्सिनो और सर एंड्रयू ऑक्चिक, ये ध्यान रखना। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि ये लोग जाते हैं। इसके अलावा जो है और हम क्या देखेंगे, और बाकी चीजें बाद में करते हैं क्योंकि पूरी कहानी यही हो जाएगी, तो छोड़ते हैं, जब कहानी पढ़ेंगे तब देखते हैं। आगे सेबास्टियन के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं। सेबास्टियन कौन है, ये ट्विन है, ठीक है, ट्विन ब्रदर है वायला का, ठीक है। इसके बारे में वो पूरे प्ले में सोचती हैं कि इसका डेथ हो चुका है, लेकिन ये जीवित रहता है, और ये भी सोचता है कि इसकी बहन की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो भी जीवित रहती है, ठीक है। और बाद में सौभाग्य है कि इनको एक ही जगह दोनों लोग आ जाते हैं आसपास, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे कैसे आएंगे, क्या मुलाकात होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इनके साथ एक करेक्टर है एंटोनियो, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं पूछूं कि वायला के साथ कौन सा करेक्टर है जो उसके साथ हर समय खड़ा रहता है, तो बोलो कौन सा करेक्टर है, कैप्टन। कैप्टन जो उसकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसी तरह से जो अगर मैं पूछूं कि आप सेबास्टियन के साथ कौन उसके सपोर्ट में हर समय खड़ा रहता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कुछ क्रिटिक हैं, कहते हैं कि भाई इतना क्यों, ये एंटोनियो हर समय सेबास्टियन के साथ क्यों रहना चाहता है। तो फिर यहीं पे एक बात आ जाएगी, और उस बात को जो है, चूंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जरूर जानिए। और वो बात क्या आ जाएगी कि जब सेम प्रकार के जो है जेंडर में रिलेशनशिप होता है, तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं। तो होमोसेक्सुअल तो मान लो अलग चीज है, वो सेम है, सबको समझ में आएगा कि सेम प्रकार के जेंडर के लोग जब एक दूसरे की वो अट्रैक्ट रहते हैं या जो भी उनका रिलेशनशिप हो, तो उसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं। अब यहीं पे जब बात आई है ना, तो मैं आपको एक और बता दूं, एक और कैरेक्टर है एंटोनियो, जो हमने प्ले पढ़ा मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या पढ़ा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैं वहां बता नहीं पाया था, मेरे दिमाग से मिस हो गया था उस दिन, आज आ गया तो बता दे रहा हूं। तो ऐसा बोला जाता है कि एंटोनियो का इतना ज्यादा अट्रैक्शन जो है बसेनियो की तरफ क्यों है, बसेनियो को इतना ज्यादा वो चाहते हैं। तो वहां भी ये तर्क बहुत से लोग देते हैं कि इन दोनों लोगों में, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको मिल रहे हैं, ऐसा एंटोनियो के सेबास्टियन के रिलेशनशिप को बोला जा रहा है, ऐसे इधर मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो बहुत भौचक्का नहीं होना कि एग्जाम में आ जाए तो आप डर जाओ, अरे ये कैसे हो गया, ये तो हम सोचे ही नहीं थे, सोच लो आज, है ना। अच्छा, अब आगे एक और बड़ी बात बताते हैं। आपके एक बहुत बड़े राइटर हैं, क्योंकि आप सब लोग थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी जानिए, नहीं कि केवल राइटर है इतना जान लो। एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, और बहुत ज्यादा दिन जिए नहीं, लेकिन कुछ प्ले लिखा और बहुत ही फेमस हुआ, कुछ स्टोरीज लिखी, बहुत ही फेमस हुआ, और वो भी बहुत ही बड़े होमोसेक्सुअल या गे माने जाते हैं। कोई नाम बता सकता है? तो मैं आपको उसके एक वर्क का नाम बता सकता हूं, और ये सभी ने कक्षा 10 में पढ़ा है, द हैप्पी प्रिंस। ये जो है द हैप्पी प्रिंस, बहुत ही फेमस स्टोरी, बहुत ही फेमस, बहुत मजा आता था पढ़ने में, ठीक है। और ये जो इसको जो है लिखने वाले राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है, इनको याद रखना। अगर हम बात करते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, क्या बोलते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो उसके कौन दो बड़े प्रोपाउंडर थे, एक ऑस्कर वाइल्ड का नाम उसमें आता है जम के, तो याद रखना इसको। ऑस्कर वाइल्ड जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक के बहुत बड़े समझ लीजिए कि वो थे, मानने वाले थे। और इसके अलावा इनका एक प्ले है, क्योंकि आप लोग याद रखिए, कभी कभी अगर हिस्ट्री देखिए, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनसे कहीं भी पूछा जा सकता है। एक वर्क है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसको आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये प्ले जो है इनका बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले। और इसके अलावा एक नावल है इनका बहुत फेमस है, जो कि होमोसेक्सुअल थीम पे है। कोई बता सकता है उस नावल का नाम? बहुत ही फेमस वर्क है ये, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ठीक है, बहुत ही फेमस वर्क है, उसको पढ़ना कभी बहुत मजा आएगा आपको। तो ये क्विज। अब यहां से जो अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हैमलेट तो हम कम से कम, देखिए भाई, मुझे नहीं लग रहा कि हैमलेट को मैं कम से कम 6 से 10 लेक्चर के बीच में, इससे कम में तो नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। हैमलेट में बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत जबरदस्त प्ले है। कहानी तो सबको पता है छोटी सी, लेकिन वही मैंने कहा ना, ओथेलो की कहानी कितनी थी, लेकिन जब ओथेलो को मैं पढ़ाने लगा तो कितनी चीजें हो गई। मर्चेंट ऑफ वेनिस कितनी थी, लेकिन जब आप जाएंगे, डीप जाएंगे, भाई शेक्सपियर ऐसे तो ग्रेट राइटर है, उनके टेक्स्ट में कुछ है, उसी से हमें सीखना है, पढ़ना है। अब मालवोलियो की बात करते हैं, एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसे ट्रेजिक बोला जा रहा है। अगर हम बोलते हैं, अगर कहते हैं कि ये ट्रेजिडी है, अगर आप बोले कि ये ट्रेजिडी है 12th नाइट, तो यस, दिस इज द ट्रेजिडी ऑफ मालवोलियो, ठीक है। एक कैरेक्टर ऐसा है जो शुरू से अंत तक इस पूरे प्ले में दुखी रहता है, परेशान रहता है, और अंत में जब ये प्ले एंड होता है तो सबको धमकी देके जाता है कि आई विल टेक रिवेंज, ठीक है, टू एवरीवन। तो फिर ये कैरेक्टर जो है, अब देखा जाए तो दुख की बात है, सब हंस रहे हैं, एक आदमी रो रहा है, एक आदमी गुस्सा हो रहा है, एक आदमी बदले की भावना में है। तो कहीं ना कहीं प्ले की एंडिंग तो आपको लग तो रही है कि हाँ बढ़िया हुई है, हंसी मजाक के साथ, लेकिन एक आदमी तो बहुत दुखी है यहाँ पे, ठीक है। और वो दुखी सिर्फ ऐसे नहीं, बदला लेने की भावना के साथ गया है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, यस, दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ मालवोलियो, ठीक है, एक कैरेक्टर की ट्रेजेडी तो है यहाँ पे।
और ये मालवोलियो है कौन भाई? ये प्यूरिटन है। क्या है? प्यूरिटन। प्यूरिटन आप सभी लोग को पहले भी मैं बता चुका हूं और भी पहले डिस्कशन हो चुका है। ये प्यूरिटन कौन होते हैं? ये प्यूरिटन ऐसे लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि देखो भैया, हंसना मना है, हंस नहीं सकते, बहुत ज्यादा पार्टी नहीं कर सकते, बहुत मस्ती नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे ही समझ लो। मतलब ये इंजॉय के, मस्ती के, इन सब चीजों के खिलाफ होते हैं। जैसे मैं अगर 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 किसी रिलीजन से जोड़ के बताऊं तो आप मुझे किसी एक रिलीजन का नाम बता सकते हैं जो कि मतलब इस तरह से, हालांकि रिलीजन पे भी मुझे नहीं जाना चाहिए, बस ये समझ लो आप कि एक ऐसी चीज है, अगर हम बात करना चाहें तो हम जैनिज्म अपने यहाँ इंडिया में बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है, अपनी हर चीज को लेके। और यहाँ तक ये भी मानते हैं कि एक छोटा सा जो है, अगर हम मुंह खोले हुए हैं तो तब भी हम कोई ना कोई बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ रहा है और ये गलत है, तो अपने मुंह को बांध के रखते हैं। तो मतलब ये सब चीजें, तो ये इसी तरह प्यूरिटनिज्म जो है, ये क्रिश्चियनिटी का सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट पार्ट है वो प्यूरिटनिज्म कहा जाता है। सबसे पहले आपको पता है कैथोलिक्स थे, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा कमियां आ गई, तो फिर उसके बदले तो फिर क्या आया? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन आप सभी को पता है रिफॉर्मेशन क्या है? जो जितनी भी कैथोलिक रिलीजन, जो क्रिश्चियनिटी की कैथोलिक ब्रांच थी, उसमें बहुत ढेर सारी कमियां आ गई, और शुरू में सिर्फ कैथोलिक ही था, तो इतनी ज्यादा ढेर सारी कमियां आ गई कि फिर उसके बाद ये हुआ कि विरोध होने लगा जगह जगह। मार्टिन लूथर और कुछ आपके किंग हेनरी VIII बिल्कुल विरोध में आ गए ये लोग, और फिर सबके अपने अपने रीजन थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नया धर्म आया जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने की वजह से क्या कहलाए वो? प्रोटेस्टेंट। फिर उसके बाद अब ये आए कुछ नए लोग आए, इनको कहे नहीं ये भी मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता है, तो कहे नहीं हम दूसरा मानेंगे, और वो बन गए क्या? प्यूरिटन। वो बन गए प्यूरिटन। और ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, ठीक है, हंसना नहीं है, रोना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा। अब देखते हैं भाई, तो ये क्या होता है भाई, इनके साथ मजाक हो जाता है प्ले में। कैसे मजाक हो जाता है? ये क्या करते हैं ये लोग भाई, अन्य अन्य जो कैरेक्टर्स है, सर टोबी हैं, मारिया हैं, है ना, ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं, और भी जो कैरेक्टर हैं ऑक्ची, तो वो सब लोग जो है कहीं मस्ती कर रहे हैं, कुछ ऐसे हंस रहे हैं, तो तब तक ये क्या आ गए? ये आ गए, गुस्से में आ गए, और ये आ गए और कहे सबसे सब लोग शांत हो जाओ, अगर एक भी आवाज अब आ गई तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, खूब चिल्लाने लगते हैं। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है यार कि हम लोग हंस रहे हैं, इसको क्या जा रहा है? तो फिर उसके बाद कहते हैं अब इसको मजा सिखाना पड़ेगा, इसको इसके बदला लेंगे इससे हम लोग, हैं, इसको कुछ ऐसा करते हैं कि ये बहुत कूदता है ना कि हंसना नहीं है, ये नहीं, इसको कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये फिर इसकी हालत खराब हो जाए। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि लेटर लिखते हैं, बेनाम लेटर, ठीक है, और वो ऐसा प्रिटेंड करवाया जाता है कि वो लेटर ओलिविया ने लिखा है, और उस लेटर को जो है इनके पास चुपचाप किसी तरह भेज देते हैं, इनके पास पहुंच जाता है इनके रूम में, और उस लेटर में जो है कुछ इस तरह से वो किया जा रहा था, कुछ टाइटल लिखा रहता है जिसका ये मतलब समझ में आ जाए कि ये इन्हीं को बोला जा रहा है, मालवोलियो को। और उसमें कुछ अजीब अजीब तरह से इसेंट्रिक चीजें करने को बोली गई है, कि कुछ अजीब से कुछ ड्रेस पहन लो, हर समय मुस्कुराते रहो, और कभी भी अपनी आइडेंटिटी और लेटर वाली बात क्लोज करने की कोशिश मत करो। तो फिर ये बहुत मजाक के पात्र बन जाते हैं ओलिविया के सामने, और सब लोग जब फिर इसके बाद से इनको ये दंड दे दिया जाता है कि अजीब सा पागल हो गया है, कुछ इसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है, इसको बाहर रखना ठीक नहीं, इसको एक कमरे में बंद कर दो। तो इस तरह इनको एक कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं लोग, वहां खूब चिल्लाता है, खूब वो करता है, और फिर लास्ट में जो है उसको लाया जाता है तो फिर बहुत नाराज रहता है और कहता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबसे बदला लूंगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो कैप्टन है, कैप्टन कौन है? ये शिप के कैप्टन है, जो सैंक हो जाता है, जिसमें वायला सेबास्टियन रहते हैं, ठीक है। फिर ये बाद में सेबास्टियन ऐसा लगता है कि वो नहीं है, जीवित है, तो फिर ये इसके बाद से जो कैप्टन हेल्प करते हैं वायला को, ठीक है, और वो उसे सजेस्ट भी करते हैं, ठीक है तुमने अच्छा डिसीजन लिया, सिजारियो के फॉर्म में जाओ, और उसको जॉब दिलवाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस छोटा सा कि कौन हेल्प करता है, तो वायला को हेल्प करता है कैप्टन। अब कुछ माइनर कैरेक्टर है, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं फास्ट। माइनर कैरेक्टर में कौन है? मारिया है, ठीक है। मारिया को क्या है भाई, मारिया बहुत ही क्लेवर कैरेक्टर है इसमें, ओलिविया की एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेड है, वहां रहती है हमेशा, ठीक है। और तो ये जो है बहुत ही क्लेवर है, और ये हर समय किसके साथ रहती है? ओलिविया के अंकल है। अंकल का नाम बताओ भाई? सर टोबी। और हमें प्ले के एंड में ये पता चलता है कि सर टोबी से इनकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये लोग जो है, सर टोबी की भी शादी होगी मारिया से एंड में। अब सर टोबी कौन है? ये ओलिविया के अंकल हैं, बहुत ही वल्गर हैं, बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, ड्रंकर्ड हैं, ठीक है। तो ये इनको दिखता है, और ये बार बार जो है शूटर्स लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओलिविया के लिए, जबकि ओलिविया मना की रहती है कि हम किसी से शादी वादी नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑक्चिक को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, शादी के लिए, ठीक है। फिर सर एंड्रू ऑक्चिक यहाँ पे आ ही गए, ठीक है। ये कौन है? ये सर टॉबी के फ्रेंड हैं, और सर टॉबी जो है इनको लेके आए हैं कि ओलिविया से तुम्हारी शादी हो सकती है, प्रॉमिस किए रहते हैं, ठीक है, लेकिन ओलिविया इनको रिजेक्ट कर देती है। अब ये फेस्टिव को बहुत ध्यान रखना, फेस्टिव यहाँ पे क्लाउन है, तो आपको ध्यान रखना जितने भी कॉमेडी होते हैं उसमें क्लाउन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो फेस्टिव जो है यहाँ पे क्लाउन है, इनके बहुत फेमस यहाँ पे स्पीचेस हैं, और लास्ट में जब प्ले एंड होता है तो इनके साउंड से ही एंड होता है। तो ये लोग गाना गाते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, और बहुत ही फुल ऑफ ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस से भरे होते हैं, इनके भी स्टेटमेंट होते हैं, और कई बार हमें बहुत हंसाते हुए। तो ठीक है, अब एंटोनियो आप सभी को पता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, ये सेबास्टियन को बचाते हैं, जैसे कैप्टन वहां पे बचाते हैं वायला को, ऐसे सेबास्टियन को ये बचाते हैं, और सिपरेक से। और एंटोनियो की जो फीलिंग है सेबास्टियन के लिए, ये थोड़ा सा बाउंड्री लाइन को पुश करती है, और ऐसा बताता है जैसे ये मेल फ्रेंडशिप और लव की बात हो रही, जो मैंने आपको बताया होमोसेक्सुअलिटी की बात।
फिर फेबियन, फेबियन क्या है, एक अटेंडेंट है जो ओलिविया के हाउस होल्ड में रहते हैं, ठीक है, तो ये किए हैं। क्यूरियो क्या है, वन ऑफ आर्सिनो अटेंडेंट, ध्यान रखना। वैलेंटाइन क्या है, ये भी एक अटेंडेंट है। तो अब एक एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे अभी बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आपको प्ले में यदि ये पूछा जाए कि कौन जाता है ओलिविया के लिए जो है इनका ऑफर लेके शादी करने का, तो आप बता सकते हैं कि ड्यूक ऑर्सिनो का रिलेशनशिप लेके ये कई अटेंडेंट के 2 अटेंडेंट यहाँ दिखाई देते हैं, क्यूरियो एंड वैलेंटाइन। तो अब आपको ये बताना है कि क्यूरियो जाता है कि वैलेंटाइन जाता है, कि वैलेंटाइन जाते हैं ओलिविया के पास इनके रिलेशनशिप को लेकर इनकी बात करने के लिए अगुआ बनकर, लेकिन वो रेडी नहीं होते, ठीक है। तो रेडी नहीं होती हैं और फिर ये आके बताते हैं, ठीक है, ये आगे बड़ी बात बताते हैं कि देखो उसके भाई की डेथ हो गई है और वो तो इस समय बिल्कुल उसने सोच लिया है कि अगले 7 सालों तक किसी से वो शादी नहीं करेगी, ठीक है, उसका गम मनाएगी, उसके शोक में जो है रहेगी। अब सोचो जब ये बात सुनेंगे, ये बात आप में से कोई मुझे बताएगा, जब ये बात सुनेंगे ड्यूक तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? एनीवन, ड्यूक दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। आप बोलो कैसे? ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि जो लड़की अपने भाई के लिए 7 सालों तक, ठीक है, अब किसी को देख नहीं सकती है, किसी से शादी नहीं करेगी, वो सोचिए अपने भाई से इतना, जो किसी के प्यार के लिए इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है अपने आप को लेके, इतना ज्यादा त्याग कर सकती है, तो सोचिए वो अपने हस्बैंड के लिए कितना ज्यादा त्याग करेगी, कितना ज्यादा प्यार करेगी, है? तो भाई तो रिलेशनशिप है, हस्बैंड का रिलेशनशिप उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, तो अपने हस्बैंड के लिए वो कितना ज्यादा वो कर सकती है, ये सोच के वो जो ओलिविया के प्यार के लिमिट को सोच के, उसके प्यार के लेवल को सोच के बहुत ज्यादा खुश होते हैं मन ही मन, कि अगर ओलिविया इतना ज्यादा अपने भाई के लिए कर सकती है तो अपने हस्बैंड के लिए कितना कर सकती है, इसलिए मुझे शादी तो ओलिविया से ही करनी है। क्लियर है सभी को बात? हमने ये देखा कि किंगडम ऑफ इलीरिया सबसे पहले जो सीन है वहां का है, और वहां के ड्यूक कौन है, ओर्सिनो है, ठीक है, ये बात है एक्ट 1 सीन 1 की। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ड्यूक ओर्सिनो साहब हैं ये जो है ये मौन कर रहे हैं, और क्या क्या मौन कर रहे हैं, ये किसी के दुख, किसी इनको कोई दुख है, अब दुख क्या है, इनको लव हो गया है भाई, एक बहुत पहले इनको प्यार है, और इनको प्यार है किसी से, उस लेडी का नाम है ओलिविया, ठीक है, और इसलिए जो है इनको बस 2 चीज समझ में आता है, एक है म्यूजिक और एक लव, उसके प्रति मेडिटेशन, ठीक है। तो हम लोग मेडिटेशन अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं क्योंकि ये लव में है, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है इस पूरे प्ले में, म्यूजिक और लव, 2 ही चीज है इस पूरे प्ले में, ठीक है। अब इनकी जो पहली लाइन बहुत ही फेमस है जो एग्जाम में आती है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट। अब देखो, यानी ये म्यूजिक और लव को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, ये कह रहे हैं कि यदि म्यूजिक लव का फूड है, ठीक है, लव ऑफ फूड, ठीक है, तो फिर इसे मुझे बहुत मात्रा में दो, क्योंकि यदि म्यूजिकल होने से, म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनने से लव बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकता है, आपको मेरे को लव मिल सकता है, तो मैं इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहता हूं, ठीक है। तो ये है भाई, तो ये म्यूजिक और लव का कनेक्शन है, ऐसा ये सोचते हैं कि जितना म्यूजिक बजेगा उतना ही ज्यादा लव बढ़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई इस प्रयास में सफल कितना इनका लव बढ़ता है ओलिविया के प्रति, ओलिविया इनको कितना भाई मानती है। तो ये एकदम बिगनिंग का है, एक्ट 1 सीन 1, ये वाली जो लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, ठीक है। अब ध्यान रखना कि कभी कभी एक चीज और है जो कोटेशन से है, मैं थोड़ा सा उसके आगे की एक लाइन पढ़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि ध्यान रखने की बात मैं कर रहा हूं। जब ये सारी बातें ओर्सिनो बोलते हैं तो वहां पे 2 और इनके कोर्टियर हैं, कह लीजिए सर्वेंट हैं, एक है क्यूरियो, ये इनसे बोलते हैं विल यू गो हंट माई लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, विल यू गो हंट माई लॉर्ड। अब बताओ, तो ये किस चीज के हंट करने की बात हो रही है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है। मैं बस टेक्स्ट की कुछ लाइन जो यहां मेरे को महत्वपूर्ण लगे बस मैं उसी पे बात करूं, बाकी नहीं करूंगा। तो आप मुझे बताओ कि ये किस चीज की हंट की बात कर, एक तो अब देखो उसके बाद जवाब मिलेगा, तो ओर्सिनो पूछेंगे व्हाट क्यूरियो, जब ये पूछते, सुनिए ध्यान रखिए, ये पूछते हैं विल यू गो हंट माई लॉर्ड, तो ओर्सिनो पूछते हैं व्हाट क्यूरियो, क्या मतलब क्या कहना चाहते हो, तो क्यूरियो बोलते हैं द हार्ट। अब ये द हार्ट ध्यान दीजिए, मतलब जो हंट के लिए जाना है तो ये पूछते हैं कौन से हंट के लिए, तो ये फिर बोलते हैं द हार्ट। अब ये अपना आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ हार्ट जो है ना, शेक्सपियर साहब ने, आप लोग बता सकते हैं इस हार्ट का मतलब क्या होता है, एनीवन, लिटरल मीनिंग, और भी कोई मीनिंग है? तो ये हार्ट लिखा है ना, अब यहां ध्यान दो, एक बात ध्यान देना, बस थोड़ी सी बात समझिए, ये एक्चुअली पन है, क्या है, पन। शेक्सपियर साहब ने यहाँ पन का इस्तेमाल किया, पन का मतलब समझते हैं जब एक वर्ड जो है कई मीनिंग देता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हार्ट है ना, ये आपकी मीनिंग हार्ट, HERT, ये भी दे रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हार्ट, एक तो आप जानते हैं स्टैग जो मेल डियर होता है उसकी बात हो रही है, और एक हार्ट ये है जो हमारा दिल वाला हार्ट, तो मतलब ऐसा माना जाता है कि हार्ट जो है लव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस एक पन का इस्तेमाल किया गया है, ये शेक्सपियर की लैंग्वेज का कमाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट का मतलब जो है
फिलहाल ये वाला है, ठीक है, पन का यूज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक रेफरेंस था, तो मैंने सोचा कि रेफरेंस को दिखा के आपको बताया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हम इसी एक्ट और सीन 1 में हम ये पाते हैं कि ये मौन कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ओलिविया के लिए ये जो है प्यार की बात हो रही है, उनको जो है चाह रहे हैं, और उन्हीं के लिए जो है लैमेंट कर रहे हैं। लेकिन ओलिविया भी लैमेंट कर रही है किसी और के लिए। ओलिया इज ऑल्सो मोर्निंग एंड लैमेंटिंग फॉर एनीवन एल्स। आप सभी बता सकते हैं, एक साथ बोलिए भाई सभी लोग, किसके लिए वो मोर्न कर रहे हैं? वो अपने भाई के लिए, क्योंकि उनके भाई का हाल ही में डेथ हुआ है, और कितने सालों के लिए इन्होंने कसम खाई है मोर्न करने के लिए? 7 years. ये थोड़ा सा अति हो रहा है, 7 ईयर, मतलब ये ना थोड़ा सा ये दिखा, ये इसी को कहते हैं रोमांटिक, इसी को कहते हैं रोमांस, रोमांटिक लव, रोमांस, ये सारी चीजें ना जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा काल्पनिक चीजें रहती हैं कि हम बहुत हाई फाई चीजें, 100 सालों तक तुम्हें प्यार करूंगा। अगर आप सभी को कोई पोयम एक याद हो जिसमें 100 साल तक, कभी क्या बोलता है कि मैं 100 साल तक, मतलब जो भी हीरोइन है उसके एक एक बॉडी पार्ट्स की बात करता है कि 100 साल तक इस बॉडी पार्ट की जो है वो करेगा, वो तारीफ करेगा, फिर 100 साल तक चेहरे का, 100 साल तक आंखों का, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो कल्पना में कुछ भी हो सकता है। एक पोयम है, उस पोयम का नाम जो मैंने बताया कोई भी बता दे, वो पोयम आपको जानना चाहिए, बहुत ही फेमस पोयम है। To his squire mistress by To his squire mistress by एंड्रू मार्वेल। मैं उस पोयम की बात कर रहा था, ठीक है, और उसी पोयम की बात में ये ऐसा पोएट कहता है, ठीक है। तो सदियों बिता देगा केवल अपनी हीरोइन की तारीफ करने में, ठीक है, अपनी लवर की। तो ये 7 साल तक इनके भाई की डेथ हो गई है, 7 साल तक मौन करेंगे, तो बहुत ज्यादा मतलब काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है भाई करेंगे। लेकिन बात ये रहता है कि करती तो समझ में आता है, ये करती नहीं है, बहुत जल्दी बात से चेंज भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीनवाइल, अब देखो जो एक्ट 1 सीन 2 है, ये जो दूसरा सीन, आप जो दूसरा पैराग्राफ पूरा देखेंगे, इस पूरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है, ये जो मीनवाइल से पूरा लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि शिप रेप का सीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कब जो है शिप रेप हुआ, ठीक है, तो ये एक्ट 1 सीन 2, ये ध्यान रखना है। इसमें हम पहली बार अपनी हीरोइन, इस प्ले की हीरोइन से मिलते हैं, जिसका नाम क्या है, वायला, ठीक है, हीरोइन से मिलते हैं वायला, और यहाँ पे जो है वायला डिसाइड करती हैं कि हमें क्या करना है, हमें मेल डिस्गाइज में रहना है, और मेल डिस्गाइज क्या होगा, सेजारियो। क्योंकि हम इस प्ले की स्टोरी काफी हद तक समझ लीजिए, जो कैरेक्टर स्केच करा रहे थे तो हमने वहीं कर लिया था, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बती हैं जिसे हम जल्दी से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि वायला जो है सेजारियो के डिस्गाइज फॉर्म में रहेगी, और ये कहाँ जाएगी, ये किसके कोर्ट में जाएगी, ड्यूक आर्सिनो के कोर्ट में, और इसका रोल क्या होगा, पेज बॉय, ठीक है। अब पेज बॉय जो है बस ऐसे ही समझ लो कि किसी भी किंग के दरबार में होते हैं, ठीक है, कम एज के होते हैं, और इनका क्या काम होता है, किंग की सेवा करना, कोई संदेश ले जाना है, उनके अटेंडेंट के रूप में रहना, हर समय उसके पास रहना, ठीक है। तो बस ये एक तरह से अब वहां पेज बॉय के रूप में वहां पर है। इतनी बात क्लियर है। अब ये बहुत जल्दी जो है अपने व्यवहार से, अपने स्मार्टनेस से, इंटेलिजेंस से ड्यूक ओर्सिनो को बहुत ज्यादा ही अट्रैक्ट कर लेती हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब कि उनको ड्यूक सेजारियो के रूप में अट्रैक्ट करने का मतलब, अब जो है ड्यूक ये सोचने लगते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड, कोई काम होता है तो इसी को देते हैं, सेजारियो को, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अब जो है सेजारियो इनके जो ऑफर है लब का, उसको लेके जाएगा कहां पे। अब जब हम सेजारियो की बात करेंगे तो सेजारियो का मतलब मेल और वायला का मतलब फीमेल, ये ध्यान रखना। तो अब सेजारियो जो है इनके लब के ऑफर को लेके जाएगा मूव करने के लिए, किसको, ओलिविया को, ठीक है। लेकिन सेजारियो से पहले भी कोई जा चुका है, एनीवन जो वायला के पास जा चुका है, वैलेंटाइन, ठीक है। अभी फिलहाल हमें वैलेंटाइन का जो है जिक्र मिलता है, तो हम वैलेंटाइन अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, कि ये जो है इनको सबसे पहले जो है भेजा गया है एक्ट 1 सीन 1 में ही, और ये वहां से लौट के भी आते हैं और समाचार देते हैं कि इस समय जो है ओलिविया अपने भाई के गम में है, और 7 सालों तक अगले जो है गम में रहेगी वो, ठीक है। तो बस इतना। रविशंकर जी प्लीज अपने माइक को ऑफ करिए आप। रविशंकर जी माइक नहीं ऑफ हो रही आपकी, यस। तो इतनी बातें क्लियर होंगी फिर सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। कुछ चीजें अब देखिए जो पिछली क्लास हुई है उससे रिपीट हो रही है, उसे आप एज ए रिवीजन समझें, ठीक है, और जो चीजें नहीं मिलती हैं उस पर हमें ध्यान देना है। चलो, तो अब हमें यह पता चल गया है कि ओर्सिनो के लिए काम कर रही है। ओर्सिनो जो है बहुत ज्यादा इनको पसंद करने लगते हैं और इनसे लगभग हर जरूरी काम करवाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अब देखिए एट द सेम टाइम व्हेन ओर्सिनो सेंड सेजारियो टू ओलिवियाज हाउस टू वूअर इन स्टेट, उनकी तरफ से जब वो अपनी तरफ से भेजते हैं सेजारियो को कि जाओ तुम
ओर्सिनो के घर पे जाओ और मेरी तरफ से बात रखो, मेरा पक्ष रखो, ठीक है, मेरे सपोर्ट में उसको मनाओ। ओलिविया बिकम्स पैशनेटली अट्रैक्टेड टू सेजारियो। अब देखो यहाँ मामला गड़बड़ा गया। आप सपोज करिए ये बिल्कुल ऐसी कहानी हो गई। अब थोड़ा सा अजीब लगता है बताते हुए, बट इट इज ट्रू। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम मेनी कि कोई एक फ्रेंड है, अब दो फ्रेंड हैं, ठीक है, एक फ्रेंड जो है किसी को चाह रहा है, ठीक है, कोई तीसरी लेडी है उसको ये चाह रहा है, तो इसने दूसरे वाले फ्रेंड को बोला कि तुम जाओ इसको मनाओ। अब ये जब जाते हैं मनाने के लिए तो ये जो लेडी हैं इनको तो बिल्कुल नहीं भाव देती हैं, लेकिन जैसे ये जाते हैं इनको ये पसंद करने लगती हैं। अब कुछ कहानी ऐसे ही आ गया। यहाँ भी दिक्कत हो जाती, लेकिन बात ये है यहाँ दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि जो गया है मनाने के लिए वो मेल डिस्गाइज में है और खुद एक फीमेल है। तो इसलिए जो है यहाँ पे दिक्कत उतनी नहीं होनी है। तो ओनली वायला अंडरस्टैंड्स द लव ट्राइंगल दैट हर डिस्गाइज हैज ब्रॉट अबाउट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है। लव ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और ये जो लव ट्राइंगल है, इस लव ट्राइंगल में क्या होगा, इस लव ट्राइंगल में आप सभी को पता है कि ड्यूक आर्सेनो ये किससे लव कर रहे हैं, ओलिविया से, और ओलिविया लव करने लगी हैं किससे, ठीक है, सेजारियो से। अरे इसमें एक्चुअली एक सिस्टम है कि वो जैसे गोला जैसा बनेगा ना तो ये ले लेगा। हम इसको सेजारियो ऐसे बना रहे हैं, तो ये सेजारियो से लव करने लगी हैं। अब जो है सेजारियो आप सभी को पता है कौन है, वायला है। और वायला किससे लव करती है वास्तव में देखा जाए तो वो ड्यूक ऑर्सिनो से लव करती है। तो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन गया है कि नहीं बन गया है। तो ये कहानी जो है हो गई है, ठीक है। ये चीज अगर कोई फील कर रहा है अच्छे से तो वायला यहाँ पे अपने अंदर फील कर रही है कि ये तो भाई दूसरे तरह से चीजें हो रही हैं। अब वो क्या इसे सॉल्व कर पाएगी तो इसके बस की बात नहीं है। चलिए, तो ये हमने देखा। अब व्हेन द प्लॉट बिटवीन ऑर्सिनो, वायला एंड ओलिविया अनफोल्ड्स, scenes at Olivia's house introduce a second group of character। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमें सेकंड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्ले में। अगर प्ले में देखा जाए कि जो भी आपको हंसी मजाक, प्ले का माहौल इतना बहुत सीरियस बना हुआ है, तो उसका रीजन यही है कि ये लोग हैं कौन, ओलिविया के अंकल, और कौन, द डंकर्ड टोबी एंड हिज इक्वली वल्गर फ्रेंड एंड शूटर ऑफ ओलिविया, सर एंड्रू ऑक्चीक, ठीक है। ओलिविया चार्मिंग लेडी इन वेटिंग मारिया, और एक क्लाउन है फेस्टे। इन सबको ध्यान रखना आपको। तो ये 5 कैरेक्टर यहाँ पे, और एक और कैरेक्टर है मालवोलियो। मालवोलियो को तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये ओलिविया का स्टीवार्ड है। स्टीवार्ड मतलब जो घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क हैं उनका चीफ होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कितने नए कैरेक्टर से हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो सबसे पहले हैं ओलिविया के अंकल सर टोबी, फिर दूसरे नंबर पे हैं सर एंड्रू ऑक्चीक। अगर मैं बोलूं कि ये सर एंड्रू ऑक्चीक जो हैं ये कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ओलिविया के शूटर हैं, ये उनसे शादी करना चाह रहे हैं और इनको बार बार जो है सर टोबी जो है इनको अपने बहकावे में रखे हुए हैं और कहते हैं तुम्हारी शादी पक्का हो जाएगी, जबकि ओलिविया इनको बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं करती है। फिर उसके बाद मारिया आप समझिए कि उसकी मेड है, और फेस्टे यहाँ पे क्लाउन है, और मालवोलियो जो स्टीवार्ड है। ये इतनी चीजें ध्यान रखना है, 5 कैरेक्टर। अब ये जो 5 कैरेक्टर हैं, मैं यहां से बाहर आ जाता हूं क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है। ये जो 5 कैरेक्टर हैं, इसमें 4 कैरेक्टर अपने मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये बहुत एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैरेक्टर इन सब से, अगर एक ऑप्शन दे दे आपके सामने कि कौन सा कैरेक्टर जो है इसमें ऑड है, और इवन चुनने के लिए अगर एग्जाम में थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं 3 ऑप्शन, तो इन चारों में से कोई एक रखेगा और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा कौन, मालवोलियो। तो ये ध्यान रखना कि इन सारे कैरेक्टर में ये जो मालवोलियो का कैरेक्टर ये इनसे अलग है थोड़ा सा। और ये क्यों अलग है, ये देखिए, हु कॉन्स्टेंटली स्कोल्ड्स एंड इरिटेट्स द रेस्ट ऑफ देम, जो हमेशा इन लोगों को डांटता रहता है और इरिटेट करता रहता है। मारिया डिवाइसेस अ प्रैंक टू गेट इवन विद मालवोलियो, और यहीं पे मारिया जो है एक डिवाइस करती है, एक प्लान करती है प्रैंक का, ठीक है, ये एक प्रैंक का प्लान करती है। सी फोर्जेज अ लेटर सपोज्डली फ्रॉम ओलिविया, एक लेटर ये फोर्ज करती है। फोर्ज करने का मतलब समझ लीजिए कि उसी की राइटिंग में लिखने की कोशिश करती है, किसकी, ओलिविया की राइटिंग में। एड्रेस टू अ सीक्रेट बिलवेड MOAI, ये एक सीक्रेट बिलवेड का नाम देती है MOAI, ठीक है, जैसे पता चले कि मालवोलियो है, ठीक है, ऐसा मतलब ये कोशिश करती है। द लेटर इंस्ट्रक्ट्स इट्स एनोनिमस एड्रेसी टू वियर येलो स्कॉटिंग्स, ये ध्यान रखना कि इस लेटर में ये लिखा गया है कि जो भी इसको पाएगा, जो भी जिसके लिए लेटर लिखा गया उसको क्या करना है, उसको करना है कि येलो स्कॉटिंग्स उसे पहनना है
and crossed garters to act hearty। बहुत ही अलग तरह से जो उसे एक्टिंग करनी है, स्माइल कॉन्स्टेंटली उसे स्माइल करना है, एंड रिफ्यूज टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू शो दैट ही रिटर्न्स ओलिविया अफेक्शंस। ठीक है, तो मतलब उस लेटर में ये ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि येलो स्कॉटिंग्स पहनना है, ठीक है, क्रॉस गार्टर्स पहनना है, ठीक है, और बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करना है, लगातार मुस्कुराते रहना है, और किसी को ये नहीं बताना है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये बेवकूफ बनाने का पूरी प्रक्रिया जो है इन लोगों ने बना रखा है उसके ऊपर। ठीक, और वो जब लेटर को पाता है तो सोचता है कि यस ओलिविया उसको लव करती है और अब उसकी शादी हो जाएगी, और वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसके भी कैरेक्टर में चेंज नजर आता है कि जो व्यक्ति किसी के दूसरे हंसने और मुस्कुराने पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता था, आज ओलिविया के लव को प्राप्त करने के लिए उसने भी अपने व्यवहार को चेंज कर लिया। तो इस पूरे प्ले को जब हम पढ़ते हैं तो मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है कि कोई भी प्लेयर कांस्टेंट नहीं है अपनी चीजों को लेके। कोई भी जो है कैरेक्टर वो कांस्टेंट, तो कोई भी जो कैरेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है अपने किसी भी चीज को लेके। हर कोई जो है अपनी बात को बदलता रहता है। कोई कह रही है कि हम 7 सालों तक अपने भाई के मरने पर रोएंगे, फिर अचानक किसी को देख रही है तो तुरंत अट्रैक्ट हो जा रही है उसकी तरफ। फिर उसके बाद से मालवोलियो का कैरेक्टर देखिए, ये बिल्कुल नफरत करते हैं, ठीक है, प्यूरिटन होने की वजह से ये म्यूजिक और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हंसना मुस्कुराना, इन सब चीज़ों से इनको हेट है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अचानक ओलिविया के लव को प्राप्त करने के चक्कर में ये अपनी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और बहुत अजीब सा बेवकूफ़ों जैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं। तो अब देखिए, Malvolio finds the letter and assumes that he himself must be MAOI. Following Olivia's instruction, he behaves so oddly that she worries that he has gone mad. ठीक है, अब ये बेचारा बता भी नहीं सकता था क्योंकि लेटर में लिखा है कि किसी को बताना नहीं है। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन में है और ये अपने आप को बस प्रेजेंट कर रहा है। इससे पूछा जा रहा है भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो उससे ये लगने लगता है कि जरूर पागल हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब पागल हो जाता है कोई, तो आप सभी को यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई पागल उस समय हो जाता था तो उसको एक दंड मिलता था। कोई बता सकता है पागलों को उस समय क्या दंड दी जाती थी? अच्छा चलो, ऐसा होता है जैसे आपको ये पता चलता भी, आप आगे पढ़ोगे कि मालवोलियो को कुछ चीजें हम रेफरेंस जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं कि जैसे मालवोलियो को हम देखेंगे कि जब ऐसा बिहेवियर उसका कंटिन्यू बना रहेगा तो उसे जो है बंद कर दिया जाएगा एक कमरे में। एक कमरे में मालवोलियो को बंद कर दिया जाएगा। तो क्यों बंद कर दिया गया, क्या मतलब उसको, अगर वो अजीब सा बिहेवियर कर रहा था तो उस बिहेवियर को सबसे पहले बात तो मैडनेस से जोड़ा गया। और उस समय जो मैड लोग थे ना, जो भी मैड लोग थे ल्यूनेटिक, उनके लिए सबसे बड़ा उपाय यही था कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि कुछ समय तक ये बंद रहेगा तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, या फिर बीच बीच में जो भी चीजें हो। तो अब इसको भी बंद करने का यही सबसे बड़ा रीजन था कि इनको कमरे में बंद कर दिया जाता है। और इनको ऐसे आसानी से बंद नहीं किया जाता है, अलग से बिल्कुल समझ लीजिए डॉक्टर या जो भी प्रीस्ट है उसको बुलाया जाता है। तो अभी हमको ये बाद में पता चलेगा कि एक फादर बन के आएंगे, ठीक है, और वो ये अनाउंसमेंट करेंगे कि यस द पर्सन हैज बिकम मैड, यानी मालवोलियो हैज बिकम मैड, और इसलिए मालवोलियो को अब एक कमरे में बंद कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि ये थोड़ी सी जैसे जो ट्रिक जो प्रैंक चल रही थी, प्रैंक चलना ठीक है लेकिन प्रैंक का एक लिमिट क्रॉस कर जाना थोड़ा सा गलत बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक इन्होंने इसे मजाक किया, चलो हड़काती है मारिया, सॉरी ओलिविया उल्टा सीधा इसको कहती है, तब तक तो सही है, मजाक इसका बन गया ओलिविया के सामने, इतना तक तो सही है। लेकिन अब उसके बाद जब ये लोग अपने प्रैंक को एक्सटेंड करते हैं कि नहीं नहीं इसने में मजा नहीं आया और मजा लेंगे, तो कभी हम मजे मजे में किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा कर देते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा ही होता है। ये जो रिमेनिंग कैरेक्टर है मारिया, सर ऑक्चीक और सर टोबी, तो ये सब मिलकर कुछ इतना मजा लेने लगते हैं कि ये जो ल्यूनेटिक पागल करार करके किसी एक पर्सन को बंद कर दो कमरों में कई दिनों तक, तो ये गलत बात है। तो ये थोड़ा यहाँ पे इसलिए हमें मालवोलियो के ऊपर थोड़ी सी तरस आती है और इसलिए हम इस प्ले को बोलते हैं दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ मालवोलियो। अच्छा, सिर्फ इतनी ही बात रहती तब भी हम ना कहते, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये एक दूसरे रिलीजन का भी मानने वाला है, प्यूरिटन है, और बाकी जो कैरेक्टर हैं वो कैथोलिसिज्म में बिलीव करते हैं। तो इसलिए भी प्यूरिटन होने का मतलब ये एक अलग नजर आता है प्ले में शुरू से, और इसलिए जो है इसको और ज्यादा जो है, एक तो पहले से बेचारा अलग है, थोड़ा अलग तरह व्यवहार करता है, और फिर इसके साथ बिहेव ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये प्यूरिटन होने की वजह से भी दंड पा रहा है। ठीक है, दिक्कतें हो रही हैं। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्ले जो है ट्रेजिक हो जाता है मालवोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मालवोलियो की तरह से हम सोचे तो, अगर उसके कैरेक्टर को लेकर सोचे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वायलास ट्विन ब्रदर सेबास्टियन soon arrives up in Illyria. He was saved by the shipwreck, फ्रॉम द शिपरेक बाय अ लोकल एंटोनियो। अब एंटोनियो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि सेबास्टियन को किसने बचाया तो एंटोनियो ने, और अगर ये पूछा जाए कि वायला को किसने बचाया तो सी कैप्टन ने। बट थिंग्स
बट थिंग्स हिज सिस्टर इज डेड, लेकिन वो ऐसा सोचता है कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई है। एंटोनियो हैज ग्रोन सो अटैच्ड टू सेबास्टियन दैट ही फॉलोज हिम इनटू ओर्सिनोस टेरिटरी डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओर्सिनो इज एन ओल्ड एनिमी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपका ओर्सिनो है और एंटोनियो, ओर्सिनो एंटोनियो में इनमिटी है और ये बिल्कुल भी उस टेरिटरी में उसको जाना मना है। ऐसा आदेश है कि अगर एंटोनियो को कहीं देख लिया जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ मैटर होगा, ठीक है। तो अब जो है, लेकिन ये इतना ज्यादा अट्रैक्ट है एंटोनियो सेबास्टियन के प्रति कि ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था तो उस समय होमोसेक्सुअल और बहुत सी चीजें बताई थी कि इनके कैरेक्टर में हमें एंटोनियो और जो है सेबास्टियन के कैरेक्टर से ये थोड़ा सा हमें लगता है ऐसा, और यही सेम चीज जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की जब हम बात करते हैं तो वहां भी हमें लगता है एंटोनियो और बसानियो के बीच में, ठीक है। तो ये उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना इलीरिया में, ठीक है। अब देखते हैं भाई बहन का मुलाकात होता है कि नहीं। व्हेन सर एंड्रू स्टार्ट्स टू नोटिस दैट ओलिविया इज इन लव विद सेजारियो, यहाँ पे चूंकि एंड्रू क्यों इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि एंड्रू खुद शादी करना चाहते हैं ओलिविया से, और जब इनको ये ध्यान दिखाई देने लगता है कि अरे भाई ओलिविया को तो प्यार कौन कर रहा है, ओलिविया तो धीरे धीरे जो है सेजारियो के लव में जो है फंस रही है। तो अब देखते हैं, सर टोबी इनकरेजेज हिम टू चैलेंज सेजारियो टू अ ड्यूअल। तो यहाँ पे सर टोबी क्या करते हैं, जब ये जाके बताते हैं सर टोबी को कि देखो ये तो गड़बड़ हो रहा है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जो है भतीजी जो है मेरे से शादी करेगी, नीस जो है मेरे से शादी करेगी, लेकिन ये तो किसी और के प्यार में पड़ रही है। तो कहते हैं नहीं नहीं देखो तुम ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार करेगी लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम अपनी कुछ बहादुरी दिखाओ, कुछ बोल्डनेस दिखाओ, तब तो तुम्हें चाहेंगे। तो ये क्या कहते हैं, ये इंकरेज करते हैं कि काम करो, तुम सेजारियो को चैलेंज करो। अगर वो सेजारियो को चाह रही है और तुम सेजारियो को चैलेंज करो, अगर तुम सेजारियो को हरा दे रहे हो, अगर तुम उससे फाइट कर रहे हो, अगर उसे तुम ड्यूल में हरा दे रहे हो, तो निश्चित रूप से ओलिविया तुम्हें चाहने लगेगी। तो ये जो है आगे बढ़ता है, देखते हैं। तो ये जाते हैं ड्यूल के लिए, दे आर जस्ट अबाउट टू फाइट, और जैसे वो फाइट करने वाले होते हैं एंटोनियो शोज अप एंड आस्क्स टू डिफेंड सेजारियो, और वहीं पे एंटोनियो आ जाता है और वो सेजारियो को डिफेंड करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे एंटोनियो बिल्कुल भी सेजारियो को वायला नहीं समझता है, उसे तो ये पता है कि ये उसका फ्रेंड कौन है, सेबास्टियन है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं इन सारी चीजों को, कि यहाँ पे एंटोनियो क्या समझ रहा है, सेजारियो को सेबास्टियन समझ रहा है। अब यहां ध्यान देना, ठीक है। वेन ओर्सिनोज पुलिस शो ऑफ एंड हॉल एंटोनियो ऑफ, तभी क्या होता है, ओर्सिनो की पुलिस आती है और इनको लेके जाने लगती है कि चलो चलो भाई तुम, ठीक है। तो तभी क्या होता है, सेजारियो स्लिप्स हो गया, वहां से सेजारियो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो नहीं बताई गई, वो समझ लो आप। होता क्या है कि जब पुलिस आती है तो उसके पहले एंटोनियो क्या करता है, ठीक उसके पहले जैसे ही इलीरिया में इंटर करते हैं कौन, आपके सेबास्टियन और एंटोनियो, और तभी क्या होता है, जैसे ये ओलिविया के घर के आसपास बाई चांस अभी आए ही रहते हैं, तभी एंटोनियो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अपना पर्स देते हैं, कहते हैं ये पर्स रखो तुम, अभी मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, ठीक है। और उधर वो सेबास्टियन को पर्स देते हैं, और इधर जैसे ये लौट के आते हैं तो वहां पे जो है आपके सेबास्टियन नहीं रहते, वहां सेजारियो रहते हैं। अब ये सेजारियो को सेबास्टियन समझते हैं, और उसी दौरान जब इन्हें पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो ये क्या कहते हैं, सेबास्टियन से कहते हैं भाई तुम मेरा पर्स दे दो, उसमें कुछ पैसे मेरे को दे दो कि वो मेरे को जरूरत पे काम आएगा। तो यहाँ पे सेबास्टियन, आप सभी को पता है ये सेबास्टियन तो है नहीं, ये है सेजारियो, तो ये मना कर देते हैं, कहते हैं कि भाई कैसे पर्स की बात करो, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये मना कर देते हैं तो एंटोनियो बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं ये देखो एहसान फरामोश, मैंने इसकी जान बचाई, मैंने इसको पैसे दिए, आज ये मेरी पर्स मेरे को देने से मना कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म में होने की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आपके मैसेजेस मेरे को मिल नहीं पा रहे हैं ना, मैं इससे बाहर आ गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ओपन कर लूँ, अभी क्वेश्चंस भी आपसे पूछने हैं तो उसमें हो जाएगा, चलो अभी कर लेंगे। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ से सेजारियो चले जा चुके हैं, सेजारियो यानी वायला, बट देन सेबास्टियन हैपेंस टू अराइव ऑन द सीन, और जैसे ही यहाँ से सेजारियो यानी वायला चली जाती हैं तभी जो है सेबास्टियन फिर यहाँ आ जाते हैं। अब ध्यान रखना, उन एंटोनियो को गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है, अब सेबास्टियन आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे, बट देन सेबास्टियन हैपेंस टू अराइव ऑन द सीन, सर एंड्रयू एंड सर टोबी रेज्यूम फाइटिंग, और तुरंत क्या होता है, तुरंत ये जो है सर टोबी फिर भड़काते हैं कि देखो ये लग रहा है आया है इससे, चलो अब की बार इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखो पहली बात तो सर एंड्रू खुद लड़ना नहीं चाहते हैं, इसमें बीच में कहानी है, मैं उस पूरी कहानी को नहीं बता रहा हूँ। ध्यान रखना कि जब सेजारियो से जाके ये ड्यूल करने की बात करते हैं तो ना तो सेजारियो इंटरेस्टेड है लड़ने के लिए और ना ही सर एंड्रू इंटरेस्टेड है लड़ने के लिए, और ये लोग बस जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि इनको लगता है सर टोबी को कि अगर हम जाएंगे, और ये उधर फेस्टो को सेट करते हैं कि तुम फेस्टो को भेजते हैं सेजारियो के पास और ये खुद रहते हैं एंड्रू के पास, और ये दोनों लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, मतलब सेजारियो के सामने तारीफ की जा रही है सर एंड्रू की, और टोबी जो है तारीफ कर रहे हैं सेजारियो की। इससे क्या होगा कि दोनों डरे और दोनों कुछ ना कुछ पैसे दें, कुछ चीजें दें, यहां तक कि सर एंड्रू और चीज रेडी हो जाते हैं कि ठीक है मैं अपनी हॉर्स दे दूंगा। ये भी ध्यान रखना, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो सकता है कि ये रेडी हो जाते हैं कि तुम एक काम करो, सेजारियो तो भाई बहुत खतरनाक है, तुम उससे मना कर दो कि मुझसे न लड़े, और बदले में मैं उसे क्या दे दूंगा, मैं अपना हॉर्स दे दूंगा। अब ध्यान दो, लेकिन ये तो कहते हैं सर टोबी की हार्स उसको कौन देगा, ये तो मैं ले लूंगा।
अब ध्यान रखना, होता क्या है कि जैसे सेजारियो यहां से जब भाग जाते हैं मौका देख के, तो अब यहां पे सर टोबी को लगता है कि ये तो डरपोक है सेजारियो, और इसमें तब ये फिर इसको भड़काते हैं। जब दोबारा सेबास्टियन आते हैं तो ये इनको भड़काते हैं कि देखो ये जो है भाग गया था, डरपोक है, तुम इससे बिल्कुल लड़ सकते हो, जीत सकते हो। और फिर उसके बाद फिर से ड्यूल शुरू हो जाता है किसमें, सर एंड्रू और अब की बार सेबास्टियन के बीच। ध्यान रखना है, मिस्टेकिंग हिम फॉर सेजारियो, सेबास्टियन इज बैफल्ड, सेबास्टियन बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन लोग हैं, लेकिन अपने आप को डिफेंड करेगा क्योंकि डरपोक तो है नहीं। और फिर जब उसके ऊपर स्ट्राइक होती है तो वो भी स्ट्राइक बैक करता है। तभी ओलिविया वहां आ जाती है। ओलिविया शोज अप ड्यूरिंग द स्कफल एंड मिस्टेकिंग सेबास्टियन फॉर सेजारियो। अब यहाँ पे ओलिविया आ जाती है, और ओलिविया क्या समझेगी सेबास्टियन को, एक साथ बताइए भाई। ओलिविया यहाँ पे सेबास्टियन को क्या समझेगी, तो सेजारियो समझ के क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ पे ये इन लोगों को हड़काएगी सर टोबी और एंड्रू को तुरंत, और कहेगी तुम लोग भागो यहाँ से। और फिर उसके बाद तुरंत सेबास्टियन को अपने साथ लेके जाएगी अपने कमरे में, और सेबास्टियन से कहेगी कि तुम एक काम करो, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। और आपको यहाँ एक छोटी सी बात मिस हो गई है जो इस स्टोरी में नहीं, वो ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सेजारियो आते हैं लव का ऑफर लेके ड्यूक आर्सिनो के इनके पास, तो वो मालोलियो के माध्यम से एक रिंग भिजवाती हैं। ठीक है। और वो रिंग इस बात का संदेश होता है कि वो इनसे शादी करना चाहती है। ठीक है। तो वो रिंग वाला भी ध्यान रखना, वो रिंग इस बात का वो है। तो ये सेजारियो जो है रिंग को वापस करने भी आते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, She immediately asked Sebastian to marry her. Sebastian is mystified. Sebastian बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये सुंदर सी लेडी जो है मेरे से शादी करने को बोल रही है। हाँ? लेकिन एक बात उनको अच्छी लगती है कि भाई अगर हमारी शादी तो कल देर सवेर होनी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर एक सुंदर लड़की जो ऑलरेडी मेरे सामने दिख रही है और बहुत पैसे वाली दिख रही है, क्योंकि वो बड़ा सा घर है, महल है, पैसे सब कुछ दिख रहा है, जिससे इनको लग रहा है यहाँ तो भाई बहुत पैसे हैं। तो फिर यहाँ पे पैसे का इनके मन में एक आ जाता है, और ये सोच लेते हैं कि हाँ हम शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ओलिविया को ब्यूटीफुल पाते हैं और वेल्दी पाते हैं, और इन दोनों की वजह से फिर इनके शादी करने में कोई दिक्कत है नहीं। दहेज भी इनको मिल रहा है और सुंदर भी लड़की है, तो कोई दिक्कत है नहीं, शादी करने के लिए रेडी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल ओलिवियाज बिलीफ दैट मालवोलियो इज मैड, देखो, has allowed Maria, Toby and others to lock him up in a dark cell for treatment। देखो, इनको एक डार्क सेल में डाल दिया जाता है, डार्क एक छोटे से रूम में जिसमें अंधेरा रहता है, वहां डाल दिया जाता है कि इनका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से they enjoy tormenting and mocking him। However, Sir Toby starts to get worried since he knows how angry Olivia already is with him for attacking Sebastian। ठीक है, and therefore they let Malvolio send a letter to Olivia arguing his case and demanding to be released। ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि यहाँ पे मालोलियो के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बुरा हुआ है, लेकिन ये है कि उस दौरान जब मालोलियो को डाला जाता है कमरे में, तो मालोलियो काम करते हैं, कहते हैं कि मुझे पेन पेपर इंक दो। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन है, मुझे पेन पेपर इंक दो, मैं अपने केस को इसमें लिखूंगा, मतलब एक पेज दे दो। तो सब हंसते हंसते दे देते हैं। तो ये उस पर अपने पूरे मैटर को लिखते हैं, और लिख के उस लेटर को बाद में आप पाएंगे कि सबसे लास्ट एक और सीन में उस लेटर मिलेगा। ठीक है, ओलिविया को, और फिर ये पता चलेगा कि नहीं, वास्तव में एक मैड पर्सन तो ऐसा लेटर लिख नहीं सकता, और फिर मालवोलियो को छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना। अब देखो, सेजारियो एंड ओर्सिनो विजिट ओलिवियाज हाउस। ये दो ओलिविया के हाउस पे अब आते हैं। ठीक है। ओलिविया वेलकम सेजारियो एज हर हस्बैंड। अब ध्यान रखना, इसके पहले सेबास्टियन से ये शादी कर चुकी हैं और सेबास्टियन वहां से जा चुका है। ठीक है। और अभी क्या है, सेजारियो और ओर्सिनो आए हैं ओलिविया के घर पे। अब ओलिविया क्या सोच रही है, उसे तो लग रहा है भाई सेजारियो से शादी कर चुकी है, तो सेजारियो को अपने हस्बैंड की तरफ वेलकम करती है। अब क्या होगा, ओर्सिनो इज शॉक्ड एंड इनरेज्ड। ओर्सिनो ये देख के बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनको लगता है ये कैसे हो गया, इसको मैं अब तक भेजता था कि जाओ तुम मेरे लिए जो है इनको मनाओ, और ये अपना ही शादी कर चुका है। बट वेन सेबास्टियन हिमसेल्फ अराइव्स, और बहुत ज्यादा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक कि ड्यूक आर्सिनो ये भी बोल देते हैं कि अगर ये बात सच होगी तो मैं जो है सेजारियो को मतलब ये समझ लो एग्जीक्यूट करवा दूंगा, डेथ सेंटेंस दे देते हैं, ऐसा मतलब ये कहते हैं। लेकिन तभी क्या हो जाता है, बट व्हेन सेबास्टियन हिमसेल्फ अराइव, तभी सेबास्टियन आ जाते हैं ऑन द सीन, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, और सब कुछ सही हो जाता है। वायला एंड सेबास्टियन आर रीयूनाइटेड, और यहाँ पे वायला और सेबास्टियन एक दूसरे से रीयूनाइटेड हो जाते हैं, समझ जाते हैं। नाउ अवेयर दैट सेजारियो इज इन फैक्ट द वुमन वायला। ठीक है। ओर्सिनो डिक्लेयर्स दैट ही इज इन लव विद हर। यहाँ पे ओर्सिनो डिक्लेयर करते हैं कि यस वो भी लव में है किसी के। अब इनको सब देखो, जैसे ही ओर्सिनो को पता चलता है कि यस वायला एक फीमेल है, अब देखो इनका लव कैसे चेंज हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी तक ये ओलिविया के लव में एकदम से पागल थे, ना जाने कितने लोग को भेज चुके थे ओलिविया से शादी करने के लिए, और जब इनको पता चला कि वायला जो है एक फीमेल है, तो ये अपने लव का तुरंत वहां पे जाहिर कर देते हैं, कहते हैं यस मैं वायला से प्यार करता हूं और वायला से शादी करूंगा। तो ओर्सिनो डिक्लेयर दैट यस ही इज इन लव विद हर एंड आस्क हर टू मैरी हिम। It is reported that Sir Toby and Maria
हैव आल्सो मैरिड प्राइवेटली। ये भी हमें पता चलता है कि सर टोबी और मारिया ने भी शादी कर ली है। फाइनली ओलिविया रिमेंबर्स मालवोलियो एंड समन्स हिम आउट ऑफ द डार्क रूम, और तभी उसे लेटर मिलता है ओलिविया को और उन्हें बुलाती है डार्क रूम से। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, फ्यूरियस ही एक्ॉस्ट्स हर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है भाई, तभी भैया आते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। व्हेन शी टेल्स हिम दैट ही शुड नॉट टेक थिंग्स सो सीरियसली, वो बोलती है देखो भाई इतना सीरियस ना लो, यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं, सबकी शादी ब्याह हो रही है, हैं? तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तो कहता नहीं नहीं, वो ही थ्रेटन्स दैट ही विल टेक रिवेंज अगेंस्ट देम एंड ऑल स्टॉर्म्स अप, और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बदला लूंगा, और वो वहां से चला जाता है। द हैप्पी कपल अवेट देयर मैरिज सेरेमनी, और फिर उसके बाद अब इनकी भी मैरिज सेरेमनी होने वाली है और उसका ये लोग इंतजार करते हैं, और संभवतः यहीं से आपका जो है प्लॉट की समरी एंड हो चुकी है। तो भाई सबको स्टोरी क्लियर हो गई। तो हमने जो है स्टोरी को शार्ट में, और जो जो चीजें जैसे स्टोरी में ऐसी चीजें थी जो बतानी थी, ऐड करनी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी।